Hello everyone, this is Mohit Advocate from the Merit Law Group and in today's video we will study भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर्स में मैंने फ्रॉम सेक्शन 1 टू सेक्शन 134 हम कर चुके हैं और आज से हमें सेक्शन 135 वाले प्रावधान स्टार्ट करने हैं टू रीड। ओके, जैसा कि आपको पता है मैं थोरो इंटरप्रिटेशन एंड नाइसली एक्सप्लेनेशन करता हूँ हिंदी में, ताकि हर एक एडवोकेट को, हर एक लॉ स्टूडेंट को, हर एक जूनियर एडवोकेट को, हर एक इंटर्न को सब कुछ समझ में आए और प्रोसीजर समझ में आए कि कैसे क्रिमिनल लॉ का प्रोसीजर हमारे कोर्ट में चलता है। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग अ फर्दर सेकंड हम स्टार्ट करते हैं रीड करना सेक्शन 135 ऑफ दी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। और जैसा कि आज 15 जुलाई 2024 है और हमारे राजस्थान जुडिशल सर्विसेज का आज रिजल्ट आ चुका है प्री का। ठीक है, सो अगर कोई भी मेरी वीडियो देख रहा हो तो कमेंट करना कि कितना स्कोर किया है अगर उन्होंने पेपर दिया था तो। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं सेक्शन 135 से रीड करना। इंक्वायरी एज टू ट्रूथ ऑफ इंफॉर्मेशन। अब इंक्वायरी की जाएगी कि क्या जो जानकारी दी गई थी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब को कि एक व्यक्ति शांति भंग करने वाला है या फिर डिस्टर्ब करने वाला है पब्लिक ट्रांक्विलिटी को, क्या वो जानकारी सत्य है। तो सेक्शन 135 में उस जानकारी के प्रति इंक्वायरी की जाएगी। अब देखिए सेक्शन 135 का सब सेक्शन 1, व्हेन एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 130 हैज बीन रेड और एक्सप्लेन्ड अंडर सेक्शन 131 टू अ पर्सन प्रेजेंट इन कोर्ट। जब एक ऑर्डर जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब ने सेक्शन 130 के अंतर्गत एक ऑर्डर किया था और वो ऑर्डर जो 130 के सेक्शन 130 के अंतर्गत एक ऑर्डर किया था एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब ने, और वो सेक्शन 131 के प्रावधानों के तहत उस व्यक्ति को जो कि प्रेजेंट है कोर्ट में उसको पढ़कर सुना दिया गया है और उसको सब्सटेंस समझा दी गई है। तो अब देखिए, और व्हेन एनी पर्सन अपीयर्स और इज ब्रॉट बिफोर अ मजिस्ट्रेट इन कंप्लाइज विद और इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ समन और वारंट इशूड अंडर सेक्शन 132, या कोई व्यक्ति जो कोर्ट में प्रेजेंट नहीं था जिसको कि 131 के तहत पढ़कर या फिर उसकी सब्सटेंस उस ऑर्डर की जो 130 में मेड किया था एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने वो सुनाया जाए, पर एक व्यक्ति को सेक्शन 132 के अंतर्गत कोर्ट में या तो वो हाजिरी देता है या फिर उसको पकड़ करके लाया जाता है कोर्ट में। तो देखिए क्या होगा, द मजिस्ट्रेट शैल प्रोसीड टू इंक्वायरी इनटू द ट्रूथ ऑफ द इंफॉर्मेशन। तो मजिस्ट्रेट साहब जिन्होंने सेक्शन 130 के अंतर्गत एक ऑर्डर मेड किया था कि एक व्यक्ति जो कि कोर्ट में प्रेजेंट है, या तो उसको क्या ऑर्डर किया गया था कि तुम भाई बताओ तुम्हें इतनी बॉन्ड भरने और इतने बेल बॉन्ड भरने। ठीक है, और 131 के तहत उसको पढ़कर सुना दिए गए थे जो 130 में ऑर्डर किया था, और 132 में ये कहता कि 131 के तहत जो व्यक्ति कोर्ट में प्रेजेंट था उसको तो पढ़कर सुना दिया था कि क्या तुम्हारे खिलाफ ऑर्डर किया 130 में। ठीक है, 131 में वो व्यक्ति प्रेजेंट इन कोर्ट था तब उसको ऑर्डर पता दिया, पर 132 में सम्मन और वारंट भेज के उस व्यक्ति को कोर्ट में बुलाया जाता है क्योंकि वो व्यक्ति कोर्ट में प्रेजेंट नहीं था। तो अब देखिए, द मजिस्ट्रेट शैल प्रोसीड टू इंक्वायरी इनटू द ट्रूथ ऑफ द इंफॉर्मेशन। तो अब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट आगे बढ़ेंगे प्रक्रिया में और जो क्या सत्य है, क्या जानकारी उस व्यक्ति के प्रति मिली थी उसकी इंक्वायरी चलाएंगे। ठीक है, अपॉन विच एक्शन हैज बीन टेकन, और जिस जानकारी के विरुद्ध मजिस्ट्रेट साहब ने एक्शन लिया, और एक्शन क्या लिया, एक व्यक्ति से बॉन्ड या बेल बॉन्ड भरवाए हैं, एंड टू टेक सच फर्दर एविडेंस एज मे अपीयर नेसेसरी। और उस जानकारी के प्रति अब इंक्वायरी में क्या करेंगे मजिस्ट्रेट साहब, और कोई गवाहियाँ लेनी है, कोई और सबूत लेने हैं तो वो भी ले लेंगे। ठीक है, जो इन्फॉर्मेंट है उससे भी ले लेंगे और जो व्यक्ति है जिससे बॉन्ड या बेल बॉन्ड भरवाए उससे भी ले लेंगे। ठीक है, अब देखिए ये था सेक्शन 135 का सब सेक्शन 1। अब पढ़ेंगे सेक्शन 135 का सब सेक्शन 2 जो कि बताता है, सच इंक्वायरी शैल बी मेड एज नियरली एज मे बी प्रैक्टिकल इन द मैनर हेयरिन आफ्टर प्रिस्क्राइब्ड फॉर कंडक्टिंग ट्रायल एंड रिकॉर्डिंग एविडेंस इन सम्मन केसेस। तो अब जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब सेक्शन 135 के सब सेक्शन 1 में जो इंक्वायरी मेड करेंगे कि एक व्यक्ति जिसके प्रति इन्फॉर्मेशन मिली थी और उसके प्रति सेक्शन 130 में ऑर्डर भी मेड हो गया था कि हाँ भाई तुम बॉन्ड या बेल बॉन्ड भरो, और 131 के अंतर्गत वो व्यक्ति प्रेजेंट भी था कोर्ट में, उसको तुरंत पढ़कर सुना दिया था कि तुम्हारे प्रति क्या ऑर्डर मेड किया है और उसको सब्सटेंस एक्सप्लेन भी कर दी थी। अब 131 के तहत वो प्रेजेंट नहीं था तो 132 के तहत उसको सम्मन या वारंट काट करके बुला लिया था कोर्ट में। ठीक है, अब क्या होगा, तो यही कह रहा है कि अब जो इंक्वायरी मेड होगी सेक्शन 135 के सब सेक्शन 1 में, वो जैसे सम्मन केस में ट्रायल चलती है, ठीक है, और सम्मन केस में एविडेंसेस लिए जाते हैं, वो वाला मेथड फॉलो होगा जो इंक्वायरी चलेगी इस व्यक्ति के प्रति जिसको कि बॉन्ड या बेल बॉन्ड भरवाने के लिए बोला गया है और वो कोर्ट में प्रेजेंट है और उसको सारी सब्सटेंस रेड करके और उसको एक्सप्लेन कर दिए। ठीक है,
तो हम इसमें मार्क कर लेते हैं, अंडरलाइन कर लेते हैं, सम्मन्स केसेस को अंडरलाइन कर लेते हैं, ठीक है। सम्मन्स केसेस को इनको अंडरलाइन करते हैं। और सेक्शन 135 सब सेक्शन 2 में जो सच इंक्वायरी लिखा हुआ है, उस सच इंक्वायरी में हम एरो लगाकर लिख लेते हैं। एरो लगाकर क्या लिख लेते हैं, एरो लगाकर कि जो इंक्वायरी मेड हो रही है उस व्यक्ति के द्वारा जो कि जिसके प्रति इन्फॉर्मेशन आई है, ठीक है। तो इसमें हम लिख लेते हैं, एरो लगाकर लिख लेते हैं नीचे अगेंस्ट, एरो लगाकर लिख लेते हैं सच इंक्वायरी के साइड में, अगेंस्ट पर्सन ordered under section 130 to furnish bond और बेल बॉन्ड, ठीक है। तो ये हमारा हुआ सेक्शन 135 का सब सेक्शन 2। अब हम पढ़ेंगे, आगे फ्लिप करते हैं सेक्शन 135 का सब सेक्शन 3। देखिए, आफ्टर द कमेंसमेंट एंड बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द इंक्वायरी अंडर सब सेक्शन 1। तो बताया गया है आफ्टर द कमेंसमेंट, जब शुरुआत हो जाएगी कि इंक्वायरी जो कि सेक्शन 135 के सब सेक्शन 1 के तहत जो इंक्वायरी हो रही है उसकी शुरुआत हो जाएगी। एंड बिफोर द कंप्लीशन, और उसकी कंप्लीशन, उसके इंक्वायरी के खत्म होने से पहले क्या होगा, The magistrate, if he considered that immediate measures are necessary for the prevention of a breach of the peace or disturbance of the public tranquility or the commission of any offence or for the public safety, may for reasons to be recorded in writing direct the person in respect of whom the order under section 130 has been made to execute a bond or bail bond। तो कह रहे हैं द मैजिस्ट्रेट इफ ही कंसिडर दैट इमीडिएट मेजर्स आर नेसेसरी। तो मैजिस्ट्रेट साहब जो इंक्वायरी मेड कर रहे हैं एक व्यक्ति के प्रति की, वो व्यक्ति जो कि कोर्ट में प्रेजेंट है और उसके प्रति एक ऑर्डर होना है बॉन्ड या बेल बॉन्ड भरवाने का, तो वो व्यक्ति प्रेजेंट है या उसके प्रति इंक्वायरी चल रही है, अभी इंक्वायरी स्टार्ट हो गई है या इंक्वायरी कंप्लीशन होने से पहले भी मैजिस्ट्रेट साहब अरेस्ट करवा सकते हैं उस व्यक्ति को, अरेस्ट नहीं करवा सकते उस व्यक्ति से। जैसे इंक्वायरी स्टार्ट हुई, कमेंस हुई, तो तब भी एक व्यक्ति से जिसके प्रति सेक्शन 130 के तहत ऑर्डर मेड हो गया है कि वो बॉन्ड या बेल बॉन्ड भरेगा, और क्यों वो बॉन्ड या बेल बॉन्ड ना भरे वो हमें रीजंस बता दे, तो उस व्यक्ति के प्रति एट एनी टाइम मैजिस्ट्रेट क्या इशू कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि तुम बॉन्ड या बेल बॉन्ड भरो, ठीक है। एंड बिफोर द कंप्लीशन, और कंप्लीशन से पहले ऑफ द इंक्वायरी अंडर सबसेक्शन 1, जो इंक्वायरी चल रही है उसके प्रति सेक्शन 135 के सबसेक्शन 1 के तहत द मैजिस्ट्रेट इफ ही कंसिडर्स दैट इमीडिएट मेजर्स आर नेसेसरी। अगर मैजिस्ट्रेट साहब को लगता है कि इमीडिएट की तुरंत कुछ स्टेप्स उठाने चाहिए, ठीक है, फॉर द प्रिवेंशन ऑफ अ ब्रीच ऑफ द पीस, और क्या करने के लिए भाई, रोका जाना है कोई शांति भंग होने का कृत्य है, कोई शांति भंग होने से रोकी जानी है, और डिस्टर्बेंस ऑफ द पब्लिक बनने के लिए, या फिर तकलीफ ना पहुंच जाए जनता जनार्दन की ट्रांक्विलिटी को, भाईचारे को, उसके प्रति एक ऑर्डर मेड कर सकते हैं मैजिस्ट्रेट अगर वो उचित हो जाते हैं। और द कमीशन ऑफ एनी ऑफेंस, या फिर कोई अपराध होने वाला है तो उस अपराध को रोकने के लिए मैजिस्ट्रेट साहब इंक्वायरी के कमेंस होने के बाद और कंप्लीशन होने से पहले एक ऑर्डर मेड कर सकते हैं। और फॉर द पब्लिक सेफ्टी, या जनता जनार्दन की सुरक्षा के लिए एक ऑर्डर मेड कर सकते हैं। मे फॉर रीजन्स टू बी रिकॉर्ड इन राइटिंग, तो अपने रीजन्स, अपने कारण रिकॉर्ड करेंगे राइटिंग में मैजिस्ट्रेट साहब। डायरेक्ट द पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ होम द ऑर्डर अंडर सेक्शन 130 हैज बीन मेड, और निर्देशित कर देंगे उस व्यक्ति को जिसके विरुद्ध सेक्शन 130 का ऑर्डर मेड हो गया है, ठीक है, टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड, कि तुम व्यक्ति जिसके विरुद्ध सेक्शन 130 में एक ऑर्डर मेड हो गया था कि तुम क्या करो, एक बॉन्ड एग्जीक्यूट करो, एक मुचलका एग्जीक्यूट करो, और अ बेल बॉन्ड, या फिर एक जमानती मुचलका एग्जीक्यूट करो। फॉर कीपिंग द पीस और मेंटेनिंग गुड बिहेवियर अंटिल द कंक्लूजन ऑफ द इंक्वायरी, और कब तक के लिए तुम शांति बनाए रखोगे और तुम अच्छा व्यवहार रखोगे, जब तक कि यह इंक्वायरी जो तुम्हारे जानकारी जो तुम्हारे विरुद्ध मिलती कि तुम शांति भंग करने वाले, उसके प्रति एक इंक्वायरी चल रही है, तो तुम जब तक शांति भंग नहीं करोगे और तुम अच्छा व्यवहार रखोगे तो हमें एक बॉन्ड या बेल बॉन्ड भर के दो जब तक कि ये इंक्वायरी कंप्लीट नहीं हो जाती, ठीक है। एंड मे डिटेन हिम इन कस्टडी अंटिल सच बॉन्ड और बेल बॉन्ड इज एग्जीक्यूटेड, अगर कोई वो व्यक्ति जो कि शांति भंग करने वाला था या फिर पब्लिक ट्रांक्विलिटी को डिस्टर्ब करने वाला था या पब्लिक सेफ्टी के लिए मैजिस्ट्रेट साहब ने उसको बोला था बेल या बेल बॉन्ड भरो, और वो व्यक्ति नहीं भरता है तो उसको कस्टडी में भेज दिया जाएगा जब तक कि वो बेल या बेल बॉन्ड नहीं एग्जीक्यूट करता है, तो ठीक है। और इन डिफॉल्ट ऑफ एग्जीक्यूशन अंटिल द इंक्वायरी इज कंक्लूडेड, और जब वो डिफॉल्ट करता है, मतलब गड़बड़ी कर देता है एग्जीक्यूट करने में बॉन्ड या बेल बॉन्ड को, तो जब तक कि कंक्लूजन नहीं हो जाती उसकी इंक्वायरी की, जब तक कि उसको कस्टडी में रखा जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 135 का सब सेक्शन 3, ठीक है, सब सेक्शन 3। ये था हमारा सेक्शन
135 का सबसेक्शन 3, अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 135 के सबसेक्शन 3 का प्रोवाइजो। प्रोवाइड दैट ए नो पर्सन अगेंस्ट हु प्रोसीडिंग्स आर नॉट बीइंग टेकन अंडर सेक्शन 127, 128, 129 शैल बी डायरेक्टेड टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड और बेल बॉन्ड फॉर मेंटेनिंग गुड बिहेवियर। तो बताया गया है किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध अगर की कार्रवाई, अगर की प्रक्रिया नई इनिशिएट की गई है, मतलब उसके खिलाफ एक प्रक्रिया नहीं चल रही है सेक्शन 127 के अंतर्गत, सेक्शन 128 के अंतर्गत, सेक्शन 129 के अंतर्गत, तो उसको नहीं बोला जाएगा कि तुम बॉन्ड भरो और बेल बॉन्ड भरो, और किस चीज़ के लिए? अपना अच्छा व्यवहार रखने के लिए, ठीक है। बी द कंडीशंस ऑफ सच बॉन्ड वेदर एज टू द अमाउंट देयर ऑफ और एज टू द प्रोविजंस ऑफ शोर्टीज और द नंबर देयर ऑफ और द पेक्यूनरी एक्सटेंट ऑफ देयर लायबिलिटी शैल नॉट बी मोर ओनेरियस देन दो स्पेसिफाइड इन ऑर्डर अंडर सेक्शन 130। अब सेक्शन 130 के अंतर्गत जो ऑर्डर मजिस्ट्रेट साहब ने, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब ने एक मेड कर दिया था कि इतनी राशि देना और इतनी शॉर्टेज देना, तो यही बोला गया है कि जो ऑर्डर 130 में होता है उसके तहत ही बॉन्ड या बेल बॉन्ड भरवाया जाएगा और उससे डिफरेंट नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा सेक्शन 135 का सबसेक्शन 3 का प्रोवाइजो भी खत्म होता है। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 135 का सबसेक्शन 4, जो कि बताता है फॉर द पर्पसेज ऑफ दिस सेक्शन द फैक्ट दैट द पर्सन इज हैबिचुअल ऑफेंडर। तो इस प्रावधान के लिए एक तथ्य दिखाया जाता है कि एक व्यक्ति जिसको कि मुचलका या जमानती मुचलका भरना है वो हैबिचुअल ऑफेंडर, मतलब उसकी आदत है कि वो अपराध करता है, और इज सो डेस्परेट एंड डेंजरस एज टू रेंडर इज बीइंग एट लार्ज विदाउट सिक्योरिटी हजार्डियस टू द कम्युनिटी। या वो व्यक्ति जिससे कि एक मुचलका या जमानती मुचलका भरवाना है उसको जनता जनार्दन उसको समुदाय में छोड़े रहना इतना हजार्डियस हो जाएगा समुदाय के लिए कि आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। आप देखिए मे बी प्रूव्ड बाय एविडेंस ऑफ जनरल रेप्यूट और अदरवाइज। तो उसके प्रति, उस व्यक्ति के प्रति जो हैबिचुअल ऑफेंडर है और उसके प्रति इंक्वायरी होनी, तो उसके प्रति अब गवाही भी दी जा सकती है कि ये हजार्डियस ये नोटोरियस टाइप का व्यक्ति है और ये हैबिचुअल ऑफेंडर, उसके प्रति गवाही दी जा सकती है उस व्यक्ति के प्रति, और उसकी जनरल रेप्यूट, जो उसकी जनरल रेपुटेशन है उस हैबिचुअल ऑफेंडर की, वो दिखाई जा सकती है उस गवाही के तहत, और अदरवाइज या कोई और अन्य गवाहियाँ हैं जिससे हैबिचुअल ऑफेंडर वो व्यक्ति है जो जिसको कि बॉन्ड या बेल बॉन्ड भरने के लिए बोला जाएगा, उसके प्रति कोई और गवाहियाँ हैं तो वो भी गवाही दी जा सकती है, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे सेक्शन 135 का सबसेक्शन 5 व्हेन 2 और मोर पर्सन्स हैव बीन एसोसिएटेड टुगेदर इन द मैटर अंडर इंक्वायरी। जब 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति एसोसिएट हो गए, मतलब वो जुड़ गए हैं और जब उनके प्रति इंक्वायरी चल रही है, तो देखिए दे मे बी डेल्ट विद इन द सेम और सेपरेट इंक्वायरीज एज मजिस्ट्रेट शैल जस्ट थिंक। तो उन दोनों को या 2 से ज़्यादा व्यक्तियों को अलग अलग उनकी इंक्वायरी हो सकती है या फिर उनको एक साथ भी ट्राई कर सकते हैं उनकी इंक्वायरी के तहत, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 135 का सबसेक्शन 5। हम पढ़ेंगे सबसेक्शन 6 द इंक्वायरी अंडर दिस सेक्शन शैल बी कंप्लीटेड विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। तो अब जो इंक्वायरी मजिस्ट्रेट साहब, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब एक व्यक्ति के विरुद्ध करेंगे जिसको कि बॉन्ड या बेल बॉन्ड भरना है ताकि वो शांति भंग ना करे या फिर पब्लिक ट्रैंक्विलिटी को डिस्टर्ब ना करे, तो ये इंक्वायरी 6 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाएगी। तो हम 6 मंथ्स को अंडरलाइन कर लेंगे, और 6 महीने, ये 6 मंथ्स कब से कैलकुलेट होंगे? फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स कमेंसमेंट, जब से इंक्वायरी कमेंस होगी तब से ये 6 महीने कैलकुलेट किए जाएंगे। एंड इफ सच इंक्वायरी इज नॉट सो कंप्लीटेड द प्रोसीडिंग अंडर दिस चैप्टर शैल ऑन द एक्सपायरी ऑफ द सेड पीरियड स्टैंड टर्मिनेटेड। अगर 6 महीने के बाद, अगर 6 महीने तक इंक्वायरी कंप्लीट नहीं होती, अगर 6 महीने क्रॉस हो जाते हैं, तो जो इंक्वायरी होगी वो टर्मिनेट, वो रद्द हो जाएगी। फॉर अनलेस एक्सेप्शन है, कब रद्द नहीं होगी? फॉर स्पेशल रीजंस टू बी रिकॉर्डेड राइटिंग द मजिस्ट्रेट अदरवाइज डायरेक्ट। मजिस्ट्रेट स्पेशल लिखित में अपने कोई कारण रिकॉर्ड करते हैं और अदरवाइज डायरेक्ट कर देते हैं कि इंक्वायरी चलनी चाहिए, तो नहीं होगी, ठीक है। तो मतलब पहले तो जनरल रूल दे दिया कि जो इंक्वायरी 135 के अंतर्गत, 135 के सबसेक्शन 1 के अंतर्गत चल रही है वो 6 महीने तक खत्म हो जानी चाहिए एक अपराधी के विरुद्ध, एक व्यक्ति के विरुद्ध जो कि बॉन्ड या बेल बॉन्ड भरेगा, जो कि शांति भंग कर सकता है या पब्लिक ट्रैंक्विलिटी को डिस्टर्ब कर सकता है। पर साथ में यही कह रहा है कि वो व्यक्ति, अब उस व्यक्ति के प्रति इंक्वायरी 6 महीने में कंप्लीट नहीं हुई और 6 महीने से ज़्यादा का समय हो गया, तो मजिस्ट्रेट साहब जो इंक्वायरी कर रहे हैं वो अपने लिखित में कारण रिकॉर्ड करेंगे और उसमें बयां करेंगे कि क्यों 6 महीने तक इंक्वायरी कंप्लीट नहीं हो पाई और क्यों हमें ये इंक्वायरी और आगे कमेंस, मतलब और आगे चलानी है, ठीक है। तो ये सब कुछ लिखित में होगा। अब हम पढ़ते हैं सबसेक्शन 6 का प्रोवाइजो। प्रोवाइडेड वेयर एनी पर्सन हैज बीन केप्ट इन डिटेंशन पेंडिंग सच इंक्वायरी। तो बताया गया है जहाँ कोई व्यक्ति को इंक्वायरी जब चल रही है तो उसको डिटेंशन, उसको मतलब हिरासत में रखा गया है। द प्रोसीडिंग अगेंस्ट दैट पर्सन, तो जो प्रक्रिया है उस व्यक्ति के विरुद्ध, अनलेस टर्मिनेटेड अर्लियर, या तो उसके विरुद्ध जो प्रक्रिया चल रही है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो उसके प्रति इंक्वायरी चल रहा है, या तो वो रद्द हो जाती है तो उस डिटेन व्यक्ति को बाहर छोड़ दिया जाएगा। और जो अगर रद्द नहीं होती है, अनलेस टर्मिनेटेड अर्लियर शैल स्टैंड टर्मिनेटेड ऑन द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स ऑफ सच डिटेंशन। तो एक व्यक्ति जिसके विरुद्ध सेक्शन 135 के सबसेक्शन 1 में एक इंक्वायरी चल रही है और वो व्यक्ति क्यों, उसको डिटेन कर दिया गया है जेल में, उसको कारागार में भेज दिया गया है। उसको कारागार में क्यों भेजा गया है?
क्योंकि वो सिक्योरिटी नहीं दे पाया था, वो बॉन्ड या बेल बॉन्ड नहीं फर्निश कर पाया था, ठीक है। और बेल बॉन्ड क्यों उससे फर्निश करवाने के लिए बोला जा रहा था, क्योंकि मजिस्ट्रेट साहब को आशंका थी कि ये व्यक्ति कुछ मतलब ब्रीच ऑफ द पीस, शांति भंग कर सकता है, पब्लिक ट्रांक्विलिटी को डिस्टर्ब कर सकता है, तो इसके प्रति उसने नहीं भरी होगी, फर्निश नहीं करा होगा बॉन्ड या बेल बॉन्ड, तो उसको अंदर उसको डिटेंशन में कर दिया गया था। तो यही कह रहा है, अगर 6 महीने तक कार्रवाई, 6 महीने तक इंक्वायरी पूरी नहीं होती है तो 6 महीने के बाद उसको तुरंत छोड़ दिया जाएगा, जो हमारा पीरियड है कि 6 महीने में इंक्वायरी कंप्लीट होनी चाहिए। और ये अनलेस वाला टाइम था कि 6 महीने में पीरियड नहीं, 6 महीने में इंक्वायरी कंप्लीट नहीं हुई तो मजिस्ट्रेट साहब एक रिकॉर्ड करेंगे अपना रीजन और आगे भी बढ़ा देंगे, नहीं। पर उस डिटेंशन में जो व्यक्ति है उसके प्रति ये नहीं लगेगा, उसके प्रति ये प्रोविजन नहीं लगेगा। 6 महीने तक कार्रवाई उसके प्रति इंक्वायरी कंप्लीट नहीं होती और वो डिटेंशन में तो 6 महीने तक या उससे पहले भी उसको छोड़ा जा सकता है, ठीक है। और देखिए, अनलेस टर्मिनेटेड अर्लियर शैल स्टैंड टर्मिनेटेड ऑन द एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स ऑफ सच डिटेंशन। या फिर इंक्वायरी पहले ही रद्द हो गई थी 6 महीने से पहले ही, तो उसको पहले ही छोड़ दिया जाएगा उस व्यक्ति को जो डिटेंशन में है। या फिर 6 महीने जिस दिन हुए और वो तब भी अंदर है डिटेंशन में एक व्यक्ति, तो उसको 6 महीने कंप्लीट होते के साथ उसको छोड़ दिया जाएगा। और उसकी जो इंक्वायरी है वो आगे अगर कंप्लीट करनी है नहीं करनी वो मैजिस्ट्रेट जाने, पर उसको अब डिटेंशन में नहीं रखा जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा सबसेक्शन 6 का प्रोवाइजो में पढ़ेंगे। सेक्शन 135 का सबसेक्शन 7 जो कि लास्ट हमारा प्रावधान, इसका सेक्शन 135 का देखिए, वेयर एनी डायरेक्शन इज मेड अंडर सबसेक्शन 6, जहाँ कोई डायरेक्शन निर्देश दे दिए सबसेक्शन 6 के तहत, परमिटिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ प्रोसीडिंग्स, जहाँ परमिशन दे रहा है मैजिस्ट्रेट साहब की 6 महीने से ज़्यादा भी इंक्वायरी में चलाऊंगा, द सेशन जज में ऑन द एप्लीकेशन मेड टू हिम बाय द अग्रीड पार्टी। तो जो सेशन जज हैं अब एग्रीड पार्टी, अब एग्रीड पार्टी कौन होगा, जिस व्यक्ति के विरुद्ध इंक्वायरी हो रही है और 6 महीने तक मैजिस्ट्रेट ने कंप्लीट नहीं की थी, पर 6 महीने के बाद ही वो कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है। उसने एक निर्देश दे दिया कि इंक्वायरी कंटिन्यू रहेगी 6 महीने के बाद भी। तो अग्रीड पार्टी कौन होगा, वो व्यक्ति जिसके प्रति इंक्वायरी चल रही है। अब वो व्यक्ति क्या करेगा, सेशन जज के वहाँ एप्लीकेशन लगाएगा, पत्र लगाएगा और क्या कहेगा, वैकेट सच डायरेक्शन इफ ही इज सेटिस्फाइड दैट इट वाज नॉट बेस्ड ऑन एनी स्पेशल रीजन और वाज परवर्स। तो सेशन जज वैकेट कर देंगे मैजिस्ट्रेट साहब के डिसीजन को कि 6 महीने के बाद भी वो ज़्यादा इंक्वायरी चलाना चाहते हैं, तो उस ऑर्डर को सेशन जज वैकेट कर देंगे। और किस बेस पे, किस आधार पर करेंगे कि कोई भी मैजिस्ट्रेट साहब का उचित रीजन, उचित कारण नहीं है कि इस इंक्वायरी को आगे चलाई जाए और वो परवर्स या फिर ये बेतुकिया ऑर्डर था, ठीक है। तो अब किसकी पावर है, जो सबसेक्शन 6 के तहत जो 6 महीने से ज़्यादा भी इंक्वायरी चल रही थी एक अपराधी के विरुद्ध, एक व्यक्ति के विरुद्ध जिसको कि बॉन्ड या बेल बॉन्ड भरना था, उसके प्रति इंक्वायरी चल रही है। अब सेशन जज एग्रीड पर्सन एप्लीकेशन लगाएगा सेशन जज के पास और सेशन जज उस मैजिस्ट्रेट साहब का ऑर्डर वैकेट कर देंगे, मतलब खारिज कर देंगे। कौन से मैजिस्ट्रेट साहब का, जिसने कि 6 महीने से ज़्यादा इंक्वायरी करने की ऑर्डर की है, ठीक है। तो उसको सेशन जज वैकेट कर देंगे। तो एप्लीकेशन किसको लगेगी, सीधा आप अंडरलाइन कर लीजिए, सेशन जज को एप्लीकेशन लगेगी, ठीक है। और वैकेट कर दिया जाएगा डिसीजन, आप ये अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है। तो सीधा हमारा सबसेक्शन 7 का कनेक्शन सीधा सबसेक्शन 6 के साथ है, ठीक है, सबसेक्शन 6 के साथ है। तो ये हमारा हुआ सेक्शन 135, जो कि मैंने आपको 18 मिनट में पूरा बताया। और मेरे को अभी से स्मेल आ रही है कि सेक्शन 135 में से पूरे के पूरे आसार है, बहुत सारे प्री से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो मैं तो इसके आगे VIP लिख लेता हूँ सेक्शन 135 के आगे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 136 ऑफ दी BNSS, जो कि बोलता है ऑर्डर टू गिव सिक्योरिटी। अब ऑर्डर कर दिए जाएंगे सिक्योरिटी देने के लिए। अब देखिए सेक्शन 136 की बॉडी, इफ अपॉन सच इंक्वायरी इट इज प्रूव दैट इट इज नेसेसरी फॉर कीपिंग द पीस और मेंटेनिंग गुड बिहेवियर। जब सेक्शन 135 सबसेक्शन 1 के अंतर्गत एक इंक्वायरी एक व्यक्ति के विरुद्ध कंप्लीट हो जाती है और यह इट इज़ प्रूव, यह साबित कर दिया जाता है, उस इंक्वायरी में यह साबित कर दिया जाता है कि यह बहुत ज़रूरी हो गया है, डेट इट इज़ नेसेसरी फॉर कीपिंग द पीस, कि ये बहुत ज़रूरी है कि जिस व्यक्ति के विरुद्ध इंक्वायरी साबित हुई है वो व्यक्ति शांति बनाए रखे, ठीक है, और मेंटेनिंग गुड बिहेवियर, या अपना अच्छा व्यवहार बनाए रखे समुदाय में। एज द केस में भी, जैसा भी मुकदमा हो, दैट द पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ होम द इंक्वायरी इज मेड शुड एग्जीक्यूट अ बॉन्ड, की एक व्यक्ति जिसके विरुद्ध इंक्वायरी मेड हुई थी उसको एक बॉन्ड, एक मुचलका एग्जीक्यूट करना चाहिए और बेल बॉन्ड या जमानती मुचलका एग्जीक्यूट करना चाहिए, मतलब भरना चाहिए। द मैजिस्ट्रेट शैल मेक एन ऑर्डर अकॉर्डिंगली, तो मैजिस्ट्रेट साहब अब एक ऑर्डर अकॉर्डिंगली उसके तहत ही मेड कर देंगे। मतलब सेक्शन 135 के सबसेक्शन 1 में एक इंक्वायरी मेड हो रही थी, क्या एक व्यक्ति को बॉन्ड या बेल बॉन्ड भरना चाहिए, तो वो जानकारी जो उसके विरुद्ध मिली थी उसके प्रति इंक्वायरी चलाई जा रही थी, ठीक है, जिसमें दोनों पार्टी को, इन्फॉर्मेंट को और उस व्यक्ति को जिसको बॉन्ड या बेल बॉन्ड भरना था, पूरा मौका मिल रहा था कि आप एविडेंसेस और अपनी जैसे ट्रायल चलती संबंध केस की, उसके तहत आप सारी चीज़ें करिए। अब सेक्शन 135 की जब इंक्वायरी पूरी हो जाती है, जब सेक्शन 136 में ऑर्डर मेड होता है कि हाँ एक व्यक्ति के प्रति साबित हो जाता है कि हाँ उसको शांति बनाए रखने की जरूरत है और उसको अच्छा व्यवहार बनाए रखने की जरूरत है, तो अब क्या होगा, ऐसा केस में जैसा मुकदमा हो,
डेट द पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ होम द इंक्वायरी इज मेड शुड एग्जीक्यूट अ बॉन्ड और बेल बॉन्ड की जिस व्यक्ति के विरुद्ध इंक्वायरी सेक्शन 135 के सबसेक्शन 1 में मेड हुई थी उसको बॉन्ड मुचलका या फिर एक जमानती मुचलका भरना चाहिए। द मैजिस्ट्रेट शैल मेक एन ऑर्डर अकॉर्डिंग, तो अब मैजिस्ट्रेट साहब एक ऑर्डर मेड कर देंगे और वो ऑर्डर सेक्शन 136 के तहत मेड होगा। ठीक है, अब 136 का प्रोवाइजो प्रोवाइड दैट ए नो पर्सन शैल बी ऑर्डर टू गिव सिक्योरिटी ऑफ अ नेचर डिफरेंट फ्रॉम और एन अमाउंट लार्जर देन और फॉर अ पीरियड लॉन्गर देन स्पेसिफाइड द ऑर्डर अंडर मेड अंडर सेक्शन 130। तो बताया गया है जो सेक्शन 130 में एक ऑर्डर मैजिस्ट्रेट साहब द्वारा मेड हुआ था जिसमें कि ऑर्डर उन्होंने क्या मेड किया था कि क्या मेरे को जानकारी मिली है और मैं कितनी सिक्योरिटी मतलब कितनी जमानती इस व्यक्ति से लूंगा और कि कौन से नेचर की मेरे को जानकारी मिली है। तो कोई भी ऑर्डर सेक्शन 136 के अंतर्गत जो इंक्वायरी मेड हुई है वो 130 के ऑर्डर के कॉन्ट्रेरी नहीं होना चाहिए, मतलब वो ऑर्डर मैचिंग से होनी चाहिए। सेक्शन 130 में जो लिखा गया था, जो नेचर था, जो जानकारी थी, उसी नेचर का वो ऑर्डर मेड होना चाहिए। अब इंक्वायरी में पाया कुछ जाता है और 130 के अंतर्गत ऑर्डर कुछ और मेड होगा तो 130 और 136 में जो ऑर्डर मेड होंगे वो कोरोबरेटिंग होनी चाहिए, वो कॉन्ट्रेरी नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, और एन अमाउंट लार्जर देन, या फिर जो अमाउंट जो 130 सेक्शन 130 में राशि मेंशन कर दी थी कि एक व्यक्ति से मैं इतनी राशि लूंगा मैजिस्ट्रेट साहब ने, तो उतनी ही राशि 136 के ऑर्डर में मेड की जाएगी। और फॉर अ पीरियड लॉन्गर देन, या फिर जो कितने समय के लिए एक व्यक्ति को बॉन्ड या बेल बॉन्ड में रहना पड़ेगा, जो हमने पढ़े थे 1 साल 3 साल, उन पीरियड के लिए। और जो 130 में जो पीरियड मेंशन कर दिया गया था उससे ज़्यादा, उससे लॉन्गर पीरियड के लिए अब 136 में ऑर्डर मेड नहीं होगा। ठीक है, दैट स्पेसिफाइड इन दैट ऑर्डर अंडर मेड अंडर सेक्शन 130। ठीक है, बी द अमाउंट ऑफ एवरी बॉन्ड और बेल बॉन्ड शैल बी फिक्स्ड विद ड्यू रिगार्ड टू द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस एंड शैल नॉट बी एक्सेसिव। अब जो राशि जो अमाउंट है जो कि बॉन्ड या बेल बॉन्ड में, जो कि मुचलके में या जमानती मुचलके में एक व्यक्ति को भरना है, ठीक है, उसको एग्जीक्यूट करना है, तो वो राशि ड्यू रिगार्ड, मतलब वो अमाउंट ड्यू रिगार्ड रखना चाहिए जो केस के सर्कमस्टेंसेस उसके तहत, और किसी भी हालत में वो राशि का अमाउंट जो बॉन्ड या बेल बॉन्ड में भरना है वो एक्सेसिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब सी व्हेन द पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ हुम द इंक्वायरी इज मेड इज अ चाइल्ड, और एक व्यक्ति है, एक इंक्वायरी जो सेक्शन 135 के सब सेक्शन 1 के तहत मेड होती है तो एक चाइल्ड के विरुद्ध मेड होती है। तो अब देखिए, द बॉन्ड शैल बी एग्जीक्यूटेड ओनली बाय हिज शोर्टीज, तो अब चाइल्ड मुचलका नहीं भरेगा, जो बच्चा है उसके प्रति एक इंक्वायरी मेड होती है कि क्या मेड होती है कि भाई ये बच्चा शांति भंग करने वाला है या ये बच्चा डिस्टर्ब करने वाला है पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो वो बच्चा अपना बॉन्ड नहीं भरेगा, उसके प्रति जो बॉन्ड भरेंगे वो उसके श्योरिटीज ही भरेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा सेक्शन 136 के ए, बी और सी क्लोज, जो कि अभी से मेरे को पता लग रहा है कि इसमें से क्वेश्चन 100% बनने वाले हैं। ठीक है, 100% बनने वाले हैं। ठीक है, तो हम यहाँ साइड में लिख भी लेंगे सेक्शन 136 क्लोज ए के साइड में हम लिख लेंगे सेक्शन 136 ऑर्डर should be in corroboration of order made under सेक्शन 130। ठीक है, तो यह बहुत जरूरी है लिखना ताकि हमें समझ में आ जाएगा कि 130 और 136 में जो ऑर्डर मेड होंगे एक व्यक्ति के विरुद्ध जिसको कि बॉन्ड या बेल बॉन्ड भरने हैं तो वो कोरोबरेटिंग से होने चाहिए। 130 में जो लिखवा देता कि इतनी राशि मैं लूंगा तो 136 में भी उतनी ही राशि लेंगे। ठीक है, इतनी 130 में लिखवा देता कि इतनी छोटी लूंगा तो इतनी छोटी 136 के ऑर्डर में मेड होगी और ली जाएगी एक व्यक्ति से बॉन्ड या बेल बॉन्ड भरवाने के लिए। ठीक है, तो ये था हमारा सेक्शन 136 जो कि मैंने आपको पढ़ाया। अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 137। अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 137। ठीक है, और आज हम सेक्शन 143 तक कंप्लीट कर देंगे और फिर कल से हम चैप्टर अपना जो हमारा चैप्टर 10 है उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं हमारा सेक्शन 137 जो कि बताता है डिस्चार्ज ऑफ पर्सन इनफॉर्म्ड अगेंस्ट। अब एक इंक्वायरी मेड करने के बाद एक व्यक्ति के प्रति कोई जानकारी नहीं साबित होती है, उसके वो बिल्कुल क्लीन दिखाई देता है, वो कोई शांति भंग करने नहीं वाला था, वो कोई डिस्टर्ब नहीं करने वाला था पब्लिक ट्रांक्विलिटी को, तो उस व्यक्ति को डिस्चार्ज कर जाएगा। अब देखिए सेक्शन 137 यही कहता है, बॉडी पढ़ता हूँ। इफ ऑन इंक्वायरी अंडर सेक्शन 135, जब एक इंक्वायरी मेड होती है सेक्शन 135 के सबसेक्शन 1 के तहत, इट इज नॉट प्रूव्ड दैट इट इज नेसेसरी फॉर कीपिंग द पीस और मेंटेनिंग गुड बिहेवियर, यह बिल्कुल भी साबित नहीं होता है उस इंक्वायरी से कि एक व्यक्ति को शांति बनाए रखना है या फिर उसको अच्छा व्यवहार रखना है, क्योंकि वो ऑलरेडी अच्छा व्यवहार और शांति बनाए रख रहा था, किसी ने झूठी कंप्लेंट दे दी। अब देखिए एज द केस में भी जैसे मुकदमा दैट द पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ होम द इंक्वायरी इज मेड शुड एग्जीक्यूट अ बॉन्ड
और यह साबित हो जाता है कि एक व्यक्ति जिसके विरुद्ध इंक्वायरी मेड हुई थी उसको बॉन्ड एग्जीक्यूट नहीं करना, म्यूचुअल का एग्जीक्यूट नहीं करना है। द मैजिस्ट्रेट शैल मेक एन एंट्री ऑन द रिकॉर्ड टू दैट इफेक्ट। तो मैजिस्ट्रेट साहब अब एंट्री एक मेड कर लेंगे इस नतीजे के तहत कि मैंने इंक्वायरी भी चला ली एक व्यक्ति के विरुद्ध और उसको वो उस इंक्वायरी में बिल्कुल पास हो गया, उसको कोई भी जरूरत नहीं है एक बॉन्ड भरने की, क्योंकि उसने कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया था कि वो शांति भंग करने वाला था या फिर वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को डिस्टर्ब करने वाला था, वो बिल्कुल क्लीन है। तो अब देखिए अब मैजिस्ट्रेट साहब इस इफेक्ट में एक ऑर्डर मेड कर देंगे, ठीक है, एक एंट्री रिकॉर्ड कर देंगे। एंड इफ सच पर्सन इज इन कस्टडी ओनली फॉर द पर्पज ऑफ द इंक्वायरी, अगर वह व्यक्ति कस्टडी में है, हिरासत में है, ओनली किसके पर्पज के लिए, इस इंक्वायरी के मतलब के लिए, शैल रिलीज हिम, तो तुरंत की तुरंत मैजिस्ट्रेट साहब उसको रिलीज कर देंगे, छोड़ देंगे। और इफ सच पर्सन इज नॉट इन कस्टडी शैल डिस्चार्ज हिम, अगर वह व्यक्ति कस्टडी में नहीं है तो मैजिस्ट्रेट साहब उसको डिस्चार्ज कर देंगे, ठीक है। तो मतलब सेक्शन 137 137 में सीधा सीधा हमको क्या देखने के लिए मिल रहा है कि एक व्यक्ति के विरुद्ध किसी ने जानकारी दी थी कि यह व्यक्ति शांति भंग करने वाला है या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को डिस्टर्ब करने वाला है। अब मैजिस्ट्रेट साहब ने उस व्यक्ति के प्रति सेक्शन 135 के सबसेक्शन 1 के तहत इंक्वायरी भी मेड कर ली थी, ठीक है। अब इंक्वायरी में साबित हो जाता है कि ये व्यक्ति तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, ये व्यक्ति तो कोई भी शांति भंग करने नहीं वाला है और ना तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को डिस्टर्ब करने वाला है। तो अब मैजिस्ट्रेट साहब सीधा इस इफेक्ट में एक ऑर्डर, एक एंट्री मेड कर देंगे, एक एंट्री रिकॉर्ड कर देंगे कि ये व्यक्ति बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, कोई भी जरूरत नहीं है इस व्यक्ति को एक बॉन्ड एग्जीक्यूट करने की, एक म्यूचुअल का एग्जीक्यूट करने की, क्योंकि ये व्यक्ति बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, ये बिल्कुल भी शांति भंग नहीं करने वाला था और ये बिल्कुल भी ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट को डिस्टर्ब नहीं करने वाला था। तो इस इफेक्ट में मैजिस्ट्रेट साहब एक एंट्री रिकॉर्ड कर लेंगे और अगर तो वह व्यक्ति इंक्वायरी के संदर्भ में कस्टडी में है तो उसको रिलीज कर देंगे, अगर वह व्यक्ति कस्टडी में नहीं है तो उसको डिस्चार्ज कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा सेक्शन 137 होता है, BNSS बोलता है। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 138 जो कि बताता है कमेंसमेंट ऑफ पीरियड फॉर विच सिक्योरिटी इज रिक्वायर्ड। अब सिक्योरिटी, एक व्यक्ति ने बॉन्ड भर दिया, बेल बॉन्ड भर दिया और शॉर्टीज का बॉन्ड भर दिया, मतलब बेल बॉन्ड में शॉर्टीज दे दी। बॉन्ड एक व्यक्ति बॉन्ड भरता है, म्यूचुअल का भरता है, वो अपने मतलब पर्सनल बॉन्ड भर देता है और जब बेल बॉन्ड भरवाया जाता है तो उससे शॉर्टीज ली जाती है, ठीक है। तो शॉर्टीज में जो बेल बॉन्ड में जो शॉर्टीज ली गई है तो उन शॉर्टीज की कब से कमेंसमेंट होनी है गिनती, तो ये देखिए सेक्शन 138 में हमें प्रोविजंस मिलेंगे। सेक्शन 138 का सबसेक्शन 1, इफ एनी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ वूम एन ऑर्डर रिक्वायरिंग शॉर्टीज मेड अंडर सेक्शन 125 और सेक्शन 136, या एक व्यक्ति था जिसके विरुद्ध सेक्शन 125 के तहत या सेक्शन 136 के तहत जिससे कि ऑर्डर मेड कर दिया कि तुम्हें मतलब शॉर्टेज, मतलब तुम्हें जमानती अपने देने हैं क्योंकि तुम शांति भंग करने वाले या तुम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को डिस्टर्ब करने वाले, तो तुम्हारे विरुद्ध मतलब एक व्यक्ति के विरुद्ध ऑर्डर मेड हो गया सेक्शन 125 के तहत या सेक्शन 136 के तहत। तो आप देखिए, इज एट द टाइम सच ऑर्डर इज मेड सेंटेंस टू और अंडरगोइंग अ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजमेंट। 125 में तो याद करिए सीधा कोर्ट ऑफ सेशन या फिर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास ऑर्डर मेड कर रहे थे कन्विक्टेड पर्सन को कि कन्विक्टेड पर्सन शांति भंग नहीं करेगा समुदाय की और गुड बिहेवियर रखेगा जब उसको कन्विक्शन कर दी। तो यही बता रहा है, इज एट द टाइम सच ऑर्डर इज मेड, जब ऑर्डर मेड हो रहा है उस व्यक्ति के विरुद्ध सेंटेंस टू, तो उस व्यक्ति को सेंटेंस दे दी जाती है 125 के तहत, और अंडरगोइंग अ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजमेंट द पीरियड फॉर विच सच शॉर्टी इज रिक्वायर्ड शैल कमेंस ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ सच सेंटेंस। तो अब ये क्या गया है, जो सेक्शन 125 के तहत कोर्ट ऑफ सेशन ने और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ने एक व्यक्ति से श्योरिटी मांगी थी, और क्यों मांगी थी, क्योंकि कोर्ट ऑफ सेशन या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास उस व्यक्ति को सीधा सीधा क्या कर रहे थे, कन्विक्शन दे रहे थे। और कन्विक्शन कैसे दे रहे थे, एक सेकंड रुकिए। चलो कोई नहीं, वो बाहर एक वैन आई थी तो उसमें बच्चे को कलेक्ट करना था, वो मम्मी ने कर लिया। चलो दोबारा उसी सेक्शन 138 को उसी लहजे से दोबारा कंटिन्यू करते हैं। अब मैं सीधा आपको ये बताता, सेक्शन 125 के तहत तो एक कोर्ट ऑफ सेशन या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास ने एक व्यक्ति को जब कन्विक्ट कर रहा था तो कन्विक्ट करने पर उससे शॉर्टीज ली जा रही थी। और अब ये शॉर्टीज की कब से इनका टाइम चालू होगा, कमेंसमेंट कब से होगी ये शॉर्टीज की जिम्मेवारी, जब से उसकी सेंटेंस खत्म हो जाएगी। जैसे मान के चले जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास ने एक व्यक्ति को कोर्ट ऑफ सेशन ने एक व्यक्ति को कम से कम मान के चलिए 10 साल के लिए जेल की सजा सुना दी। अब जब 10 साल वो जेल की सजा काट के आएगा तब उससे जो शॉर्टीज उस दिन ले ली थी, तो 10 साल के बाद जो टाइम चालू होगा तब से वो शॉर्टीज अपना मतलब उस व्यक्ति का देख रेखाव करेंगे, मतलब रख रखाव करेंगे, ठीक है, आपको आगे समझ में। और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास ने एक व्यक्ति को मान के चलिए 3 साल की सजा कर दी थी। अब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास ने एक व्यक्ति को 3 साल की सजा कर दी थी। अब वह व्यक्ति
अपनी 3 साल की जेल की सजा काटेगा, उसके बाद जब वो बाहर आ जाएगा तो 3 साल के बाद जब वो बाहर आएगा उसके बाद उसकी शॉर्टेज का टाइम चालू होगा कि भाई मान के चलिए शॉर्टेज को 2 साल उसकी परवाह करनी थी। अब हमारा मैक्सिमम टाइम तो जब एक व्यक्ति को कन्विक्शन, एक व्यक्ति को जेल की सजा होती है तो उस व्यक्ति को 3 साल तक की मतलब बॉन्ड में रहने के लिए और बेल बॉन्ड में रहने के लिए बोल सकते हैं उसके शॉर्टेज को। तो मजिस्ट्रेट साहब ने एक व्यक्ति को 3 साल के लिए जेल की सजा सुना दी थी और वो व्यक्ति अब जेल की सजा काट कर बाहर आ चुका है, तो अब उसकी शॉर्टेज जब 3 साल के बाद वो बाहर आए उसके बाद उसका 3 साल का टाइम चालू होगा। ठीक है, तो ये हमारा सेक्शन 138 कहता है और इसमें सेक्शन 125 और 136 मेंशन है। 136 में यही ऑर्डर होता है कि एक व्यक्ति के प्रति साबित हो जाता है कि वो शांति भंग करने वाला है और वो व्यक्ति पब्लिक ट्रांसपोर्ट को डिस्टर्ब करने वाला है, तो उसके प्रति ऑर्डर मेड होता। तो अब यही कह रहा है कि क्या कह रहा है, अगर उस व्यक्ति को पहले ही इंक्वायरी से पहले ही अगर हिरासत में भेजा हुआ तो तब से उसकी जब से वो हिरासत से बाहर आएगा तब से उसकी जो शॉर्टेज का जो टाइम है वो कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो ये था हमारा सेक्शन 138 का सब सेक्शन 1। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 138 का सब सेक्शन 2। In other cases, such period shall commence on the date of such order unless the magistrate for sufficient reasons fixes a later date। और बोल रहा है 125 और सेक्शन 136 के केस में तो मैंने सबसेक्शन 1 में पढ़ा दिया। अब कह रहा है 138 के सबसेक्शन 2 में ये कह रहा है अगर 125 या 136 के अलावा कोई और केस है तो मजिस्ट्रेट साहब जो दिनांक तय कर देंगे या तो उस दिनांक से उसकी शॉर्टेज का कमेंसमेंट चालू होगी या फिर जिस दिन ऑर्डर मेड हुआ उस दिन से हो जाएगी। मतलब सेक्शन 125 और 136 के अलावा कोई और प्रावधान में ऑर्डर मेड होता है कि इस व्यक्ति की शॉर्टेज को कब से इसकी मतलब परवाह करनी है और ये शांति भंग ना करे और ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट को डिस्टर्ब ना करे, कब से इसकी देख रेख रखनी है। तो बोल रहा है कि जनरल रूल तो है जब से मजिस्ट्रेट साहब ने ऑर्डर मेड किया, ठीक है, जब से या फिर मजिस्ट्रेट साहब अपने लिखित में ऑर्डर मेड कर देंगे और कोई और फिक्स कर देंगे लेटर डेट कि उस लेटर डेट से इस व्यक्ति की शॉर्टेज को इसका ध्यान रखना है तो तब से हो सकती है। ठीक है, पर ये ऑर्डर सेक्शन 125 और 136 के अलावा वाले ऑर्डर होने चाहिए, मतलब होने तो इसी चैप्टर के तहत चाहिए, पर 125 और 136 के तहत तो हमारे सेक्शन 138 के सब सेक्शन 1 में हो गए थे। पर सेक्शन 138 के सब सेक्शन 2 में ये कह रहा है कि 125 और 136 के ऑर्डर के कोई इनके अलावा कोई ऑर्डर और प्रावधान में ऑर्डर मेड होता है इस चैप्टर के अंतर्गत, तो मजिस्ट्रेट साहब जनरल रूल है कि उस दिन से ही उसकी शॉर्टेज उसकी परवाह करेंगी या फिर मजिस्ट्रेट अपने लिखित में कानून रिकॉर्ड करके कोई और लेटर डेट कर देते फिक्स तो उस तारीख से उसकी शॉर्टेज उसका देखभाल करेगी। ठीक है, तो ये था हमारा सेक्शन 138 ऑफ दी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो कि मैंने आपको बताया। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 139 जो कि बताता है कंटेंट्स ऑफ बॉन्ड। अब क्या जो मुचलका रहेगा उसके कंटेंट्स क्या रहेंगे, उसमें लिखित क्या रहेगा। अब देखिए सेक्शन 139 की बॉडी देखिए, द बॉन्ड और बेल बॉन्ड टू बी एग्जीक्यूटेड बाय एनी सच पर्सन शैल बाइंड हिम टू कीप द पीस और टू बी ऑफ गुड बिहेवियर। जो बॉन्ड, जो मुचलका या फिर जो जमानती मुचलका एक व्यक्ति भरता है तो वो मुचलका, वो बॉन्ड या फिर वो बेल बॉन्ड, वो जमानती मुचलका एक व्यक्ति को बाइंड कर देता है, बाध्य कर देता है कि वो जब तक वो बॉन्ड या बेल बॉन्ड हरकत में रहेगा, मतलब वो चलन में रहेगा, वो व्यक्ति अच्छा व्यवहार बनाए रखेगा समुदाय में और पब्लिक जनता जनार्दन की शांति को भंग नहीं करेगा। और देखिए एज द केस में भी एंड इन द लेटर केस द कमीशन और अटेम्प्ट टू कमिट और द अबैटमेंट ऑफ एनी ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट वेयरएवर इट मे बी कमिटेड इज अ ब्रीच ऑफ द बॉन्ड और बेल बॉन्ड। और बोला जा रहा है जब जमानती मुचलके में एक व्यक्ति था और तब उसने कोई व्यक्ति ने कमीशन कर दिया, मतलब एक शांति भंग करने का कोई कृत्य कर दिया या फिर प्रयास कर दिया शांति भंग करने के लिए, ठीक है, या अबैटमेंट ऑफ, या फिर कोई अबैटमेंट कर दी, इंस्टिगेट कर दिया, मतलब भड़कावा कर दिया कि कोई और व्यक्ति को भड़का दिया कि तुम शांति भंग करो, मैंने तो बॉन्ड भर रखा है पर तुम शांति भंग करो। तो अब देखिए एनी ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट, और उसके प्रति कोई और अपराध मतलब हो जाता है, कमीशन हो जाता है जिसकी सजा उसको कुछ जेल कटवानी मिलेगी। तो देखिए वेयर एवर इट मे बी कमिटेड, और जहाँ कहीं भी वो पूरे भारतवर्ष में कमिट हो, इज अ ब्रीच ऑफ द बॉन्ड और बेल बॉन्ड, तो वो पूरा का पूरा ब्रीच है, मतलब उल्लंघन हुआ है, वॉयलेशन हुई है उस बॉन्ड की और उस बेल बॉन्ड की। ठीक है, तो सेक्शन 139 में सीधा यही बताया जा रहा है कंटेंट्स ऑफ बॉन्ड कि एक मुचलके में और एक जमानती मुचलके में एक व्यक्ति आया था, तो उस व्यक्ति को इस मुचलके ने, इस बॉन्ड ने और इस बेल बॉन्ड ने, जमानती मुचलके ने बाध्य कर दिया था कि वो इसका उल्लंघन नहीं करेगा और हमेशा के लिए क्या करेगा, और जब तक के लिए उसका टाइम पीरियड चल रहा है उस तक के लिए उस मुचलके का या उस जमानती मुचलके का उस टाइम पीरियड के भीतर कोई भी ब्रीच ऑफ द पीस नहीं करेगा और कभी भी डिस्टर्ब नहीं करेगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट को और हमेशा गुड बिहेवियर का रहेगा उस टाइम पीरियड के दौरान। अब सीधा ये कह रहा है अगर उस व्यक्ति ने अब कोई भी कमीशन कर दिया एक अपराध का जिसकी सजा उसको थोड़ी बहुत जेल कटवानी मिलेगी, या उसने प्रयास कर दिया अपराध कमिट करने के लिए, या फिर उसने अबैटमेंट कर दिया किसी और व्यक्ति को लिए कि भाई मैंने तो बॉन्ड भरा हुआ है शांति बनाए रखने का, पर तुम अपराध कर दो,
अब वो अबेटर हुआ ना तो उसको सजा मिलेगी, जेल कटवाई जाएगी। तो यही कह रहा है अगर उसने ऐसा भी कोई कार्य किया, कृत्य किया, तो सीधा सीधा उल्लंघन है कि उसने ब्रीच कर दिया बॉन्ड का और बेल बॉन्ड का, और ये अपने आप में एक अलग से अपराध बनेगा। ठीक है, तो ये था हमारा सेक्शन 139 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था पर मैंने फिर भी पढ़ा है। अब सेक्शन हम पढ़ते हैं सेक्शन 140 ऑफ द BNSS जो कि बताता है पावर टू रिजेक्ट शोर्टीज। अब शक्ति है मैजिस्ट्रेट साहब की जो शोर्टीज है उसको रिजेक्ट कर दे, मतलब वो नकली सी थी, मतलब वो इतनी प्राप्त नहीं थी तो उनको रिजेक्ट कर दिया। तो 140 में बताता है। अब सेक्शन 140 का सब सेक्शन 1, अ मैजिस्ट्रेट मे रिफ्यूज टू एक्सेप्ट एनी शोर्टी ऑफर्ड। तो मैजिस्ट्रेट साहब पूर्ण तरीके से मना कर सकते हैं कि क्या जो शोर्टीज एक व्यक्ति ने जिसने की बॉन्ड या बेल बॉन्ड बना था उसने दी है मैजिस्ट्रेट साहब को कि आप ये शोर्टीज ले लीजिए, तो मैजिस्ट्रेट साहब की पूरी पावर है कि उसको नकार सकते हैं। और क्यों नकारेंगे? और मे रिजेक्ट एनी शोर्टीज प्रीवियसली एक्सेप्टेड बाय हिम, या कोई और मैजिस्ट्रेट साहब ने पहले एक व्यक्ति से छोटी ले ली थी, अब बाद में अगर मैजिस्ट्रेट साहब को पता लगता है कि ये छोटी पर्याप्त नहीं है, सफिशिएंट शोर्टीज इसके पास नहीं है, तो उसको रिजेक्ट कर सकती है। अब देखिए, और हिज प्रेडिसेसर अंडर दिस चैप्टर ऑन द ग्राउंड दैट द शोर्टी इज एन अनफिट पर्सन, या एक मैजिस्ट्रेट साहब ने पहले तो शोर्टी ले ली थी, अब उनकी बदली हो जाती है और उनके प्रति उनके ऑफिस में दूसरा मैजिस्ट्रेट साहब आ जाता है, तो वो भी ये काम कर सकते हैं, मतलब रिफ्यूज कर सकते हैं छोटी लेने से, या फिर रिजेक्ट कर सकते हैं छोटी जो उन्होंने पहले ली हुई थी, तो वो प्रेडिसेसर भी रिजेक्ट कर सकते हैं। देखिए इस चैप्टर के तहत, और किस आधार पर? ऑन द ग्राउंड दैट द शोर्टी दैट सच शोर्टी इज एन अनफिट पर्सन, और सिर्फ इस आधार पर कि जो शोर्टी ये व्यक्ति दे रहा है तो और मैं रिफ्यूज कर रहा हूँ, ये अनफिट मतलब ये तंदुरुस्त शोर्टी, ये पर्याप्त छोटी नहीं है। ठीक है, और रिजेक्ट क्यों करें? क्योंकि ये तब तो किस मिसकंसेप्शन में, किसी गलतफहमी में मैंने ले ली थी, पर अब मेरे को लग रहा है कि ये पर्याप्त छोटी नहीं है, तो उसको रिफ्यूज और उसको रिजेक्ट कर देंगे उस छोटी को। ठीक है, फॉर द पर्पसेज ऑफ द बेल बॉन्ड, और किसके प्रति? मैंने छोटी पहले बता दिया था कि बॉन्ड एक व्यक्ति जब भरता है तो वो सिंपल अपने पर्सनल बॉन्ड दे देता है, ठीक है, जब वो खुद बाध्य है। पर एक व्यक्ति जब बेल बॉन्ड जमानती मुचलका भरता है तो वो खुद बाध्य नहीं है, उसके प्रति एक उसका जमानती बाध्य है, तो वो शोर्टी देखिए फॉर द पर्पसेज ऑफ द बेल बॉन्ड। तो शोर्टीज अब समझ में आ गया कि बेल बॉन्ड पे शोर्टी ली जाती है। अब देखिए सेक्शन 140 का सब सेक्शन 1 का प्रोवाइजो, प्रोवाइडेड बिफोर सो रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट और रिजेक्टिंग एनी सच शोर्टी। तो पता है क्या है, एक शोर्टी को रिफ्यूज करने से पहले और एक शोर्टी को रिजेक्ट करने से पहले ही शैल ईदर हिमसेल्फ होल्ड इंक्वायरी ऑन ओथ इनटू द फिटनेस ऑफ द शोर्टी। तो मैजिस्ट्रेट साहब खुद से या तो इंक्वायरी होल्ड करेंगे कि क्या शोर्टी पर्याप्त है, जो शोर्टी है, जो जमानती है, क्या वो तंदुरुस्त है, और कॉज सच इंक्वायरी टू बी हेल्ड एंड अ रिपोर्ट टू बी मेड देयर बाय मैजिस्ट्रेट सबऑर्डिनेट टू हिम, या फिर कोई और अन्य मैजिस्ट्रेट को एक मैजिस्ट्रेट बता देंगे कि तुम इस शोर्टी के प्रति इंक्वायरी होल्ड करो और मेरे को रिपोर्ट भेज देना, तो ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 140 का सब सेक्शन 2 जो कि बताता है सच मैजिस्ट्रेट शैल बिफोर होल्डिंग द इंक्वायरी गिव रीजनेबल नोटिस टू द शोर्टी एंड टू द पर्सन बाय होम द शोर्टी वाज ऑफर्ड। तो जो मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी होल्ड कर रहे हैं कि शोर्टीज पर्याप्त है, शोर्टीज क्या ये शोर्टी फिट है इस मतलब के लिए, बेल बॉन्ड के लिए, तो जो मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी होल्ड कर रहा है वो नोटिस देगा उस व्यक्ति को जिसने वो शोर्टी दी थी, और उस शोर्टी को भी नोटिस देगा और उसको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देगा, मतलब उसको सुनेगा। ठीक है, शोर्टी को वो मैजिस्ट्रेट सुनेगा जो इंक्वायरी मेड कर रहा है, और उस व्यक्ति को भी सुनेगा जिसने वो शोर्टी दी थी। ठीक है, एंड शैल इन मेकिंग द इंक्वायरी रिकॉर्ड द सब्सटेंस ऑफ द एविडेंस एड्यूस्ड बिफोर हिम। और वो शोर्टी या फिर वो व्यक्ति जिसने शोर्टी दी थी, जमानती दिया था एक अपनी बेल बॉन्ड में, तो वो अगर वो कोई गवाही या फिर कोई और दस्तावेज प्रोड्यूस करते हैं तो वो भी उसको रिकॉर्ड कर लेंगे वो मैजिस्ट्रेट साहब। ठीक है, रिकॉर्ड कर लेंगे उस सब्सटेंस को, जो शोर्टी कोई सब्सटेंस देता है गवाही के रूप में, तो उसको रिकॉर्ड कर लेंगे वो मैजिस्ट्रेट साहब जो शोर्टी की फिटनेस में इंक्वायरी कर रहे हैं। ठीक है, अब सेक्शन 140 का सब सेक्शन 3, इफ द मैजिस्ट्रेट इज सेटिस्फाइड, अगर मैजिस्ट्रेट साहब इंक्वायरी करने के बाद एक शोर्टी फिट है या नहीं है, संतुष्ट हो जाते हैं क्या? आफ्टर कंसिडरिंग द एविडेंस सो एड्यूस्ड ईदर बिफोर हिम और बिफोर अ मैजिस्ट्रेट डेप्यूटेड अंडर सबसेक्शन 1, या जो शोर्टी या वो व्यक्ति जो जमानती देता है एक बेल बॉन्ड के प्रति, वो व्यक्ति कोई गवाहियाँ देते हैं और मैजिस्ट्रेट साहब संतुष्ट हो जाते हैं क्या? एंड द रिपोर्ट ऑफ सच मैजिस्ट्रेट इफ एनी दैट अ शोर्टी इज एन अनफिट पर्सन, उन गवाहियों को देखने के बाद जो मैजिस्ट्रेट साहब या तो खुद से एक शोर्टी के प्रति इंक्वायरी कर रहे थे या कोई और सबऑर्डिनेट मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी मेड कर रहा था, वो संतुष्ट हो जाते हैं कि ये शोर्टी एक नंबर का तंदुरुस्त व्यक्ति नहीं है, ये इसके पास पर्याप्त सोर्सेज नहीं है फॉर द पर्पसेज ऑफ द बेल बॉन्ड। किस मतलब के लिए? सिर्फ जमानती मुचलके के लिए ये जमानती इसकी काबिलियत नहीं है, इसके पास पर्याप्त सोर्सेज नहीं है कि बेल बॉन्ड का अगर अक्यूज ने उल्लंघन कर दिया तो ये जो इसमें राशि लिखी हुई है ये नहीं दे सकेगा, और ये अगर बेल बॉन्ड में जो व्यक्ति जिसमें बेल बॉन्ड भरा है वो भाग गया, उसने वॉयलेशन कर दिया, वो भाग गया, तो ये शोर्टी ऐसा है कि उसको पकड़ के भी नहीं ला सकता, तो उसको क्या कर देंगे? शोर्टी अनफिट पर्सन है, पर्याप्त नहीं। अब देखिए, ही शैल मेक एन ऑर्डर रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट और रिजेक्टिंग, तो वो मैजिस्ट्रेट साहब इंक्वायरी मेड करने के बाद ऑर्डर मेड कर देंगे कि मैंने रिफ्यूज कर दिया, रिजेक्ट कर दिया शोर्टी को, एज द केस में भी जैसा भी मुकदमा हो, सच शोर्टी
सच श्योरिटी एंड रिकॉर्डिंग हिज रीजंस फॉर डूइंग सो। और ये स्पीकिंग ऑर्डर होंगे जब एक मजिस्ट्रेट साहब एक श्योरिटी को एक जमानती को रेफ्यूज कर देते हैं कि तुम श्योरिटी नहीं हो, तुम अनफिट पर्सन हो, या फिर एक व्यक्ति जो पहले श्योरिटी ले लिया गया था श्योरिटी के रूप में पर बाद में मजिस्ट्रेट साहब ने उसको रिजेक्ट कर दिया, तो ये स्पीकिंग ऑर्डर के तहत ही मजिस्ट्रेट साहब रिजेक्ट करेंगे और आफ्टर मेकिंग एन इंक्वायरी। ठीक है, तो ये था हमारा सेक्शन 140 का सब सेक्शन 3। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 140 का सब सेक्शन 3 का प्रोवाइजो। प्रोवाइड दैट बिफोर मेकिंग एन ऑर्डर रिजेक्टिंग एनी श्योरिटी हु हैज प्रीवियसली बीन एक्सेप्टेड। तो बताया गया है एक श्योरिटी को, एक जमानती को रिजेक्ट करते हैं और उस श्योरिटी को पहले हमने एक मजिस्ट्रेट साहब ने एक्सेप्ट कर लिया था श्योरिटी, पर बाद में इंक्वायरी मेड करके उसको रिजेक्ट करते हैं। तो अब देखिए, द मजिस्ट्रेट शैल इशू हिज समन्स और वारंट एज ही थिंक्स फिट एंड कॉज द पर्सन फॉर होम द श्योरिटी इज बाउंड टू अपीयर और टू बी ब्रॉट बिफोर हिम। तो अब मजिस्ट्रेट साहब या तो सम्मन भेज देंगे या फिर वारंट भेज देंगे उस व्यक्ति को जिसके लिए एक श्योरिटी मतलब एक जमानती ने एक जमानत दी हुई थी, और उस व्यक्ति को अब बुलाया जाएगा और उसको नोटिस देके सम्मन या वारंट भेज के मजिस्ट्रेट साहब बुला लेंगे। और किसको बुलाएंगे? द मजिस्ट्रेट शैल इशू सम्मन और वारंट एज ही थिंक्स फिट। जैसा भी मजिस्ट्रेट साहब को उचित लगता है सम्मन भेज देंगे या वारंट भेज देंगे। और किसको भेजेंगे? एंड कॉज द पर्सन फॉर हुम द श्योरिटी इज बाउंड। और श्योरिटी को बोलेंगे, उस जमानती को बोलेंगे कि उस व्यक्ति को ले आओ जिसके लिए तुम बाध्य हो, मतलब उस व्यक्ति को ले आओ जिसके लिए तुम जमानती बने हो, टू अपीयर और बी ब्रॉट बिफोर हिम। तो सम्मन भेजेंगे तो उस व्यक्ति को जिसने एक बेल बॉन्ड भरा है, मतलब एक अक्यूज को जमानती, एक अक्यूज को श्योरिटी ले आएगा, अपीयर करवा देगा, या फिर अगर वारंट काटेंगे तो जो अधिकारी होंगे कोर्ट के वो उस अक्यूज को जिसने की एक बेल बॉन्ड भरा हुआ था और उसकी श्योरिटी अनफिट हो जाती है, तो वो अधिकारी उस व्यक्ति को जिसने बेल बॉन्ड भरा हुआ था और जिसकी श्योरिटी अनफिट हो जाती है उसको ब्रॉड कर देंगे, उसको मतलब कोर्ट में घसीट कर ले आएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा सेक्शन 140 BNSS का, जो कि मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से समझाया। मेरे को अभी से स्मेल आ रही है कि सेक्शन 140 से ऑब्वियसली PTE एग्जाम में क्वेश्चन बनने वाले हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 141 ऑफ दी BNSS, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा लेंथी भी है। ठीक है, तो अब हमारे 141, 142 और 143 रह गया आज की क्लास में। ठीक है, हम इनको पढ़ते हैं। अब देखिए सेक्शन 141, इम्प्रिजमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ सिक्योरिटी। अगर अब जमानती नहीं दे पा रहा है एक व्यक्ति जिसको बोला गया है कि तुम सिक्योरिटी भरो, ठीक है, सॉरी एक जमानती एक सिक्योरिटी एक व्यक्ति को नहीं ला पा रहा है, जो एक पहले जमानती बन गया था एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का जमानती बन गया था कि जज साहब मेरी जमानत पे आप इसको छोड़ दीजिए, मैं आप जब भी कहोगे इसको ले आऊंगा। अब वो जमानती ही डिफॉल्ट कर देता, कुछ गड़बड़ी कर देता, तो अब उसको सजा कटवाई जाएगी। देखिए अब सेक्शन 141 में ये दिया गया है, सेक्शन 141 का सब सेक्शन 1 का क्लोज ए, इफ एनी पर्सन ऑर्डर टू गिव सिक्योरिटी अंडर सेक्शन 125 और सेक्शन 136। अगर एक व्यक्ति को ऑर्डर किया जाता था, एक व्यक्ति को ऑर्डर किया गया था सेक्शन 125 के तहत और सेक्शन 136 के तहत कि तुम श्योरिटी दो, ठीक है, तुम सिक्योरिटी दो, डज नॉट गिव सच सिक्योरिटी, और वो व्यक्ति सिक्योरिटी नहीं दे पाता, मतलब जमानती नहीं दे पाता और वो राशि नहीं दे पाता है, ऑन और बिफोर द डेट ऑन विच द पीरियड फॉर विच सच सिक्योरिटी इज टू बी गिवन कमेंसेस, या फिर उस दिन जिस दिन सिक्योरिटी मतलब वो पीरियड चालू होने वाला था कन्विक्शन के बाद का या ऑर्डर के बाद का, 136 के ऑर्डर के बाद का या 125 के कन्विक्शन में वो व्यक्ति आ गया था, मतलब कन्विक्शन काट के उसके बाद चालू होने वाला, उससे पहले नहीं देता या उस दिन नहीं देता, तो देखिए क्या होगा, ही शैल मैंडेटरी क्या होगा, एक्सेप्ट इन द केसेस नेक्स्ट हियरिन आफ्टर मेंशन। एक्सेप्शन क्या है, जो नीचे केसेस दिए गए हैं उसमें कुछ भी नहीं होगा उसके खिलाफ, लेकिन जनरल रूल क्या है, बी कमिटेड टू प्रिजन। तो उस व्यक्ति को जिसको सिक्योरिटी देने के लिए बोला था सेक्शन 125 के तहत, सेक्शन 136 के तहत वो नहीं दे पाता है, वो विफल हो जाता है, तो उसको प्रिजन में, उसको जेल में भेज दिया जाएगा, उसको कारागार में भेज दिया जाएगा। और इफ ही इज ऑलरेडी इन प्रिजन बी डिटेन इन प्रिजन अंटिल सच पीरियड एक्सपायर्स। और अगर वो व्यक्ति जेल में ही है तो उस व्यक्ति को दोबारा मतलब और उसकी जेल बढ़ा दी जाएगी, और कब तक के लिए जेल बढ़ा दी जाएगी, और अंटिल विद इन सच पीरियड ही गिव्स द सिक्योरिटी टू द कोर्ट और मैजिस्ट्रेट हु मेड द ऑर्डर रिक्वायरिंग इट। या फिर जेल के दौरान ही वो जेल में रहते रहते वो व्यक्ति सिक्योरिटी दे देता है तो उसको छोड़ दिया जाएगा। अब देखिए सेक्शन 141 का सब सेक्शन 1 का क्लोज बी, इफ एनी पर्सन आफ्टर हैविंग एक्जीक्यूटेड अ बॉन्ड और बेल बॉन्ड फॉर कीपिंग द पीस इन परसुएंस ऑफ एन ऑर्डर ऑफ द मैजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 136। तो सेक्शन 136 BNSS में एक व्यक्ति को ऑर्डर मेड कर दिए गए थे कि तुम एक जमानती मुचलका भरो या फिर सिंपल मुचलका भरो और तुम शांति बनाए रखना, तो अब उस व्यक्ति के प्रति बात हो रही है, इज प्रूव्ड टू द satisfaction of such magistrate or his successor in office to have committed breach of the bond or bail bond। तो यह साबित कर दिया जाता है कि जिस व्यक्ति ने सेक्शन 136 के अंतर्गत बॉन्ड एक मुचलका या फिर जमानती मुचलका भरा था, तब तक तो लिए वो बाहर था, मतलब वो पीस मेंटेन कर रहा था और पब्लिक ट्रांक्विलिटी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा था, वो व्यक्ति उस व्यक्ति के प्रति साबित कर दिया जाता है कि उस व्यक्ति ने कमीशन कर दिया है, मतलब एक शांति भंग कर दिया है, पब्लिक पीस को डिस्टर्ब कर दिया। तो अब देखिए क्या होगा, सच मैजिस्ट्रेट और सक्सेसर इन ऑफिस में
आफ्टर रिकॉर्डिंग द ग्राउंड्स ऑफ सच प्रूफ, तो वो मजिस्ट्रेट साहब या वो मजिस्ट्रेट साहब जो कि एक मजिस्ट्रेट साहब ने एक व्यक्ति के प्रति सेक्शन 136 में ऑर्डर मेड कर दिए थे, अब 136 में ऑर्डर मेड करने के बाद मजिस्ट्रेट साहब की बदली हो गई। अब दूसरे मजिस्ट्रेट साहब आ गए और उनको पता लगता है कि मेरे पहले जो इस गद्दी पे मजिस्ट्रेट साहब बैठे थे उन्होंने एक व्यक्ति से 125 और 136 सेक्शन 136 के तहत एक बॉन्ड या बेल बॉन्ड के ऑर्डर भरवा रखे थे, मतलब उन्होंने बॉन्ड या बेल बॉन्ड भरवाया हुआ था। अब उस व्यक्ति ने ब्रीच ऑफ द पीस कर दिया। तो अब देखिए क्या होगा, अपने रीजंस रिकॉर्ड करेंगे, किसके लिए, अपने आधार रिकॉर्ड करेंगे कि क्या सबूत उनके पास आए और क्या करेंगे, ऑर्डर डेट द पर्सन बी अरेस्टेड एंड डिटेन इन प्रिजन, और वो निर्देशित कर देंगे वो मजिस्ट्रेट जिन्होंने सेक्शन 136 का ऑर्डर निकाला था कि हाँ एक व्यक्ति ने शांति भंग करी है और बॉन्ड या बेल बॉन्ड में आने के बाद भी शांति भंग करी है, तो उस व्यक्ति को कारागार में भेज दिया जाए, उसको गिरफ्तार कर लिया जाए और उसको हिरासत में रखा जाए, कहाँ, कारागार में, प्रिजन में, अंटिल द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ द बॉन्ड और बेल बॉन्ड, जब तक कि वो बॉन्ड और बेल बॉन्ड का पीरियड जो एक्सपायरी नहीं हो जाता तब तक के लिए। मतलब एक व्यक्ति को सेक्शन 136 से बोला था कि तुम 1 साल के लिए बॉन्ड भरो या फिर बेल, मतलब बॉन्ड भरो या बेल बॉन्ड भरो, और वो व्यक्ति 2 महीने के अंतर्गत ही उसका ब्रीच कर देता है, तो अब मजिस्ट्रेट साहब उसको 2 महीने के बाद ही गिरफ्तार करा लेंगे और उसको अब 10 महीने जेल में रहना पड़ेगा, ठीक है। एंड सच ऑर्डर शैल बी विदाउट प्रेजुडिस टू एनी अदर पनिशमेंट और फॉरफीचर टू विच द सेड पर्सन मे बी लायबल इज इन अकॉर्डेंस विद लॉ, और ये ऑर्डर उन प्रावधानों के अलग होगा जो उस व्यक्ति ने ब्रीच किया है, उसके प्रति उसके खिलाफ जो प्रावधान, जो धाराएं लगने वाली है, ये ऑर्डर हिरासत का उसके अलग होगा, विपरीत होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेक्शन 141 का सब सेक्शन 1 का क्लोज बी। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 141 का सब सेक्शन 2 जो कि बताता है when such person has been ordered by magistrate to give security for a period exceeding 1 year, तो एक व्यक्ति को सेक्शन 136 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट साहब ने बोला था कि तुम बॉन्ड या बेल बॉन्ड में आओगे और 1 साल से ज्यादा का तुम्हारा कार्यकाल रहेगा, इसके प्रति इस 1 साल से ज्यादा के लिए तुम, मतलब 3 साल से कम और 1 साल से ज्यादा के लिए तुम शांति बनाए रखोगे। अब वो व्यक्ति देखिए, सच मजिस्ट्रेट शैल इफ सच पर्सन डज नॉट गिव सच सिक्योरिटी एज ऑफर सेट, तो वो मजिस्ट्रेट शैल मैंडेटरी क्या करेंगे, अगर वो व्यक्ति सिक्योरिटी नहीं देता है जो कि ऊपर उसको बोला गया था कि वो बाध्य था देने के लिए 136 के तहत, इशू अ वारंट डायरेक्टिंग हिम टू डिटेन इन प्रिजन पेंडिंग द ऑर्डर्स ऑफ द सेशन जज, तो वो मजिस्ट्रेट साहब जिसने एक मजिस्ट्रेट साहब ने एक व्यक्ति को बोला था कि तुम 1 साल के लिए सिक्योरिटी दो कि तुम शांति बनाए रखोगे और पब्लिक ट्रांक्विलिटी को डिस्टर्ब नहीं करोगे, तो वो नहीं देता है सिक्योरिटी। तो अब सेशन जज का कोई ऑर्डर आ जाता है, उससे जब तक के लिए उसको हिरासत में भेज दिया जाएगा, ठीक है। एंड द प्रोसीडिंग शैल बी लेड एज सून एज कन्वीनियंटली मे बी बिफोर सच कोर्ट, और क्या होगा देखिए, इशू अ वारंट डायरेक्टिंग हिम टू डिटेन इन प्रिजन पेंडिंग द ऑर्डर ऑफ द सेशन जज, तो वो मजिस्ट्रेट साहब जिन्होंने एक व्यक्ति को सिक्योरिटी देने के लिए बोला था उसने नहीं दी, तो वो उस व्यक्ति को वारंट इशू करके जेल में भिजवा देंगे, कारागार में भिजवा देंगे, ठीक है। पेंडिंग द ऑर्डर ऑफ द सेशन जज, सेशन जज का जो भी ऑर्डर आएगा इस रिस्पेक्ट में उसको मानना पड़ेगा मजिस्ट्रेट को, उसको छोड़ने का ऑर्डर आएगा, कुछ और ऑर्डर आएगा, ठीक है। एंड द प्रोसीडिंग शैल बी लेड एज सून एज कन्वीनियंटली मे बी बिफोर सच कोर्ट, और एक मजिस्ट्रेट साहब जब एक व्यक्ति को हिरासत में भिजवा दिया जाता है और सेशन जज का कोई ऑर्डर पेंडिंग है, तो अब वो मजिस्ट्रेट सीधा उस प्रक्रिया की जो भी उसमें प्रक्रिया चल रही है, जिस प्रक्रिया में एक व्यक्ति को जेल में पहुंचाया गया, और उसने क्योंकि यही पहुंचाया गया क्योंकि सेक्शन 136 के तहत उसने सिक्योरिटी या फिर उसने बॉन्ड या बेल बॉन्ड में तहत सिक्योरिटी नहीं दी थी, ठीक है, और तब उसको सेशन जज के पास उसका केस पहुंचाया जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 141 का सब सेक्शन 2 में पढ़ेंगे सेक्शन 141 का सब सेक्शन 3। इससे पहले मैं पानी पी लेता हूँ, बिल्कुल ग्लास सूख गया, पूरा सुबह पानी का भरा था और 2-4-5 ही सिप पिया और पूरा ग्लास सूख गया, देख लो ये कितना, ये पत्थर बहुत पानी पीता है, ये पत्थर बहुत पानी पीता है, और जितना ये पत्थर पानी पिएगा ना उतना ही अच्छा रहेगा इसको प्रिजर्व करना, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 141 का सब सेक्शन 3 जो कि बताता है सच कोर्ट आफ्टर एग्जामिनिंग सच प्रोसीडिंग एंड रिक्वायरिंग फ्रॉम द मैजिस्ट्रेट एनी फर्दर इन्फॉर्मेशन, तो वो ये सच कोर्ट मतलब सेशन जज। अब जो कोर्ट ऑफ सेशन जो एक व्यक्ति के जो मैजिस्ट्रेट साहब ने एक व्यक्ति को अंदर कर दिया था, प्रिजन में कर दिया था क्योंकि उसने सिक्योरिटी नहीं दी थी जो कि सेक्शन 136 के अंतर्गत उसको देने के लिए बोला था, तो मैजिस्ट्रेट साहब ने उस व्यक्ति को अंदर कर दिया और सेशन जज के पास उसके केस की प्रक्रिया को पहुंचा दिया। तो ये कह रहा है सच कोर्ट, तो ये कौन सा कोर्ट है, ये सेशन कोर्ट है, ठीक है। तो इसमें हम लिख लेंगे, तो ये कौन सा कोर्ट है, तो ये कौन सा कोर्ट है, ये है सेशन जज, ठीक है, कोर्ट ऑफ सेशन, ये हम लिख लेंगे। तो ये कह रहा है सच कोर्ट आफ्टर एग्जामिनिंग सच प्रोसीडिंग्स, तो वो वाला कोर्ट परीक्षा लेके कि क्या प्रक्रिया मैजिस्ट्रेट साहब ने की थी एंड रिक्वायरिंग फ्रॉम द मैजिस्ट्रेट, और अगर एग्जामिनेशन करने के बाद मैजिस्ट्रेट साहब के सारे रिकॉर्ड को सेशन जज
कुछ और रिक्वायर करते हैं मैजिस्ट्रेट से, क्या? एनी फर्दर इन्फॉर्मेशन, कोई और अधिक जानकारी, और एविडेंस विच इट थिंग्स नेसेसरी, या कोई और गवाही है या कोई और सबूत है जो कि सेशन जज जरूरी समझते हैं इस मामले में। एंड आफ्टर गिविंग द कंसर्न पर्सन अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, अब सेशन जज भी उस व्यक्ति को सुनेंगे, किस व्यक्ति को? जिसको मैजिस्ट्रेट साहब ने अंदर करवा रखा है प्रिजन में, ताकि क्योंकि उसने 136 के तहत सिक्योरिटी नहीं दी थी, तो अब सेशन जज भी उसको उस व्यक्ति को सुनेंगे। मे पास सच ऑर्डर एज द केस ऑन द केस एज इट थिंक फिट। अब कोर्ट ऑफ सेशन जज साहब भी एक ऑर्डर मेड कर देंगे जैसा भी उन्हें तंदुरुस्त लगता है उस व्यक्ति को सुनने के बाद, ठीक है। अब सबसेक्शन 3 का प्रोवाइजो, प्रोवाइड एट द पीरियड इफ एनी फॉर विच एनी पर्सन इज इम्प्रिजनमेंट फॉर फेलियर टू गिव सच सिक्योरिटी शैल नॉट बी एक्सीड 3 years। तो अब ये प्री का क्वेश्चन आ गया है। अब किसी भी हालत में जब एक मैजिस्ट्रेट साहब ने एक व्यक्ति को बोला था, सेक्शन 136 के अंतर्गत ऑर्डर मेड किया था कि तुम सिक्योरिटी दो, और उस व्यक्ति ने सिक्योरिटी नहीं दी, तो मैजिस्ट्रेट साहब ने उसको अंदर करवा देता। तो किसी भी हालत में 3 साल से ज्यादा उस व्यक्ति को अंदर नहीं रखवाया जाएगा जो कि सेक्शन 136 के ऑर्डर के तहत सिक्योरिटी नहीं दे पाता अपने बॉन्ड को और बेल बॉन्ड के प्रति फर्निश नहीं कर पाता सिक्योरिटी, ठीक है। तो प्री का क्वेश्चन मुझे 100% यहीं से दिखता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे इस प्रोवाइजो के साइड में आप प्री अभी से लिख लीजिए, हमेशा पक्का इससे क्वेश्चन आएगा। अब सबसेक्शन 4, if security has been required in the course of the same proceeding from 2 or more persons in respect of any one of whom the proceeding are referred to the session judge। तो ये बताया जा रहा है सबसेक्शन 4 में, if security has been required, अगर की सिक्योरिटी मांगी गई है इन द कोर्स ऑफ द सेम प्रोसीडिंग, और एक ही प्रक्रिया में सिक्योरिटी मांगी गई है, और किन से मांगी गई है? फ्रॉम 2 और मोर पर्सन, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों से एक ही प्रक्रिया के अंतर्गत सिक्योरिटी मांगी गई है। इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी वन ऑफ होम द प्रोसीडिंग आर रेफर्ड, और उन 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों को बोला है कि सिक्योरिटी दो, लेकिन जो स्टार्टिंग में प्रक्रिया इनिशिएट हुई थी वो एक व्यक्ति के प्रति हुई थी। तो अब देखिए आर रेफर टू द सेशन जज, और सेशन जज ने एक व्यक्ति के प्रति प्रक्रिया को इनिशिएट किया था, पर अब 2 या 2 से ज्यादा व्यक्तियों के लिए मतलब शॉर्टेज मांगी जाती है, ठीक है, मतलब उनसे शॉर्टेज मांग ली जाती है। अंडर सबसेक्शन 2 सच रेफरेंस शैल आल्सो इंक्लूड द केस ऑफ एनी अदर ऑफ सच पर्सन हु हैज बीन ऑर्डर्ड टू गिव सिक्योरिटी एंड द other person also accept that the period if any for which he may be imprisonment shall not exceed the period of which he was ordered to give security। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग था सबसेक्शन 4। अब दोबारा पढ़ते देखिए, इफ सिक्योरिटी हैज बीन रिक्वायर्ड इन द कोर्स ऑफ द सेम प्रोसीडिंग, अगर की सिक्योरिटी मांगी गई थी और कब मांगी गई थी? जो प्रक्रिया चल रही है सेक्शन 136 के अंतर्गत, जो मैजिस्ट्रेट साहब ने एक व्यक्ति को अंदर करा हुआ है प्रिजन में क्योंकि उसने सिक्योरिटी नहीं दी थी, तो मैजिस्ट्रेट साहब ने उस व्यक्ति को अंदर करके सेशन जज को उसकी कोर्ट फाइल दे दी थी। अब देखिए, फ्रॉम 2 और मोर पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी वन ऑफ whom द प्रोसीडिंग्स आर रेफर्ड टू द सेशन जज। तो यही बता रहा है, इफ सिक्योरिटी हैज बीन रिक्वायर्ड इन द कोर्स ऑफ द सेम प्रोसीडिंग, सिक्योरिटी मांगी गई थी, सिक्योरिटी हैज बीन रिक्वायर्ड इन द कोर्स ऑफ सेम प्रोसीडिंग, सिक्योरिटी मांगी गई थी सेम प्रोसीडिंग मतलब सेम प्रक्रिया में, मतलब मैजिस्ट्रेट साहब ने भी मांग ली थी और सेशन जज ने भी मांग ली थी। फ्रॉम 2 और मोर पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनीवन ऑफ whom the proceedings are referred to the session judge, और 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों से सिक्योरिटी मांगी गई थी, और एक व्यक्ति के संदर्भ में 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों से सिक्योरिटी मांग ली गई थी, और प्रोसीडिंग को रेफर कर दिया था मैजिस्ट्रेट साहब ने सेशन जज के पास अंडर सबसेक्शन 2। अब देखिए, सच रेफरेंस शैल आल्सो इंक्लूड, तो ये वाला संदर्भ जो मैजिस्ट्रेट ने सेशन जज को किया उसमें क्या शामिल होगा? इंक्लूड द केस ऑफ एनी अदर ऑफ सच पर्सन हु हैज बीन ऑर्डर्ड टू गिव सिक्योरिटी, तो वो वाले व्यक्ति का केस भी इसमें रेफर्ड होगा कि जिसको की सिक्योरिटी देने के लिए बोला था। एंड द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2 एंड सबसेक्शन 3 शैल इन दैट इवन अप्लाई इन द केस ऑफ सच अदर पर्सन आल्सो एक्सेप्ट दैट पीरियड इफ एनी फॉर व्हिच ही मे बी इम्प्रिजनमेंट शैल नॉट एक्सीड फॉर द पीरियड ऑफ व्हिच ही वाज ऑर्डर्ड टू गिव सिक्योरिटी। थोड़ा कंफ्यूजिंग था, इसको छोड़ के चलते बाद में पढ़ेंगे। अब सेक्शन 141 का सबसेक्शन 5, अ सेशन जज मे इन हिज डिस्क्रिशन ट्रांसफर एनी प्रोसीडिंग लेड बिफोर हिम अंडर सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 4 टू एनी एडिशनल सेशन। तो ये कह रहे हैं कि जो मैजिस्ट्रेट साहब ने एक व्यक्ति को अंदर कर दिया था सेक्शन 136 के अंदर, मैजिस्ट्रेट साहब ने बोला था कि सिक्योरिटी दे दे, बॉन्ड या बेल बॉन्ड भर में बॉन्ड या बेल बॉन्ड भर दे और सिक्योरिटी दे दे। उस व्यक्ति ने सिक्योरिटी नहीं दी थी, तो मैजिस्ट्रेट साहब ने उसको अंदर कर दिया था प्रिजन में, और उसको उसके केस फाइल को उसको सेशन जज को सौंप दिया था। तो यही कह रहे सेशन जज, जो उनके पास केस आया एक मैजिस्ट्रेट ने सौंपा है, वो सेशन जज क्या करेंगे? वो मेक ओवर कर देंगे अपने एडिशनल सेशन जज के पास, एडीजे के पास। एंड अपॉन सच ट्रांसफर सच एडीजे मे एक्सरसाइज द पावर ऑफ द सेशन जज। अब एडीजे के पास वो केस चला गया है, ठीक है, तो अब एडीजे के पास भी सेशन जज की पावर आ जाएगी अंडर द सेक्शन रिस्पेक्ट ऑफ सच प्रोसीडिंग, और उस प्रक्रिया के प्रति, इस प्रावधान के प्रति सारी एडीजे के पास भी सेशन जज की पावर आ जाएगी। तो हम सब सेक्शन 5 में लिख सकते हैं, एडीजे के पास सेम पावर आ जाएगी, कौन सी वाली? सेशन जज वाली, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सब सेक्शन 6,
इफ द सिक्योरिटी इज टेंडर्ड टू द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द जेल, अगर कि एक व्यक्ति ने सिक्योरिटी दे दी है, किसको, जेल सुपरिटेंडेंट को दे दी है, ही शैल फोर्थविथ रेफर द मैटर टू द कोर्ट और मजिस्ट्रेट, तो वो जेल सुपरिटेंडेंट तुरंत की तुरंत या तो सेशन जज को मैटर फॉरवर्ड कर देगा कि भाई मेरे को सिक्योरिटी मिल गई है, या फिर मजिस्ट्रेट को मैटर फॉरवर्ड कर देगा, ठीक है। हु मेड द ऑर्डर, उन्हीं को करेगा जिन्होंने एक ऑर्डर मेड किया था जिसके प्रति वो हिरासत में था। एंड शैल अवेट द ऑर्डर ऑफ सच कोर्ट और मजिस्ट्रेट, और अब जेल सुपरिटेंडेंट यूं नहीं है कि एक व्यक्ति ने सिक्योरिटी दे दी जेल में रहते हुए और उसको छोड़ दिया, नहीं, तो अब वो रेफर कर देगा, अब वो फोर्थविथ रेफर किया उसने वो मुद्दा कोर्ट को या मजिस्ट्रेट को, अब कोर्ट या मजिस्ट्रेट के कोई ऑर्डर आते हैं इतने वो वेट करेगा और फिर ही उस व्यक्ति को छोड़ेगा। अब सेक्शन 141 का सब सेक्शन 7 तो बता रहा है इम्प्रिजमेंट फॉर फेलियर टू गिव सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस शैल बी सिंपल। अब जो क्या रहेगी, इम्प्रिजमेंट फॉर फेलियर टू गिव सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द कीज, शांति बनाए रखने के लिए कोई सिक्योरिटी मांगी थी मजिस्ट्रेट साहब ने और एक व्यक्ति विफल हो गया, नहीं दे पाया वो सिक्योरिटी, तो अब तो उसको जेल कटवाई जाएगी, वो सिंपल कटवाई जाएगी, मतलब सिंपल इम्प्रिजमेंट, ठीक है। तो ये भी हम अंडरलाइन कर लेते हैं, ये आ सकता है, ठीक है। अब सेक्शन 141 का सब सेक्शन 8 जो कि बताता है इम्प्रिजमेंट फॉर फेलियर टू गिव सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर शैल विद द प्रोसीडिंग हैव बीन टेकन अंडर सेक्शन 127 बी सिंपल, तो 127 सेक्शन 127 के तहत जो जेल कटवाई जाएगी, और जब एक सिक्योरिटी देने में एक व्यक्ति विफल हो जाता है कि वो अपना अच्छा व्यवहार रखेगा, तो सेक्शन 127 की भी इम्प्रिजमेंट सिंपल होगी, मतलब सिंपल इम्प्रिजमेंट होगी, कोई उसके हार्ड लेबर के तहत काम नहीं करवाया जाएगा, ठीक है। एंड वेयर द प्रोसीडिंग हैव बीन टेकन अंडर सेक्शन 128 और 129 बी रिग्रेस, और जब प्रोसीडिंग सेक्शन 128 या 129 के तहत उठाई जाती है और उसमें एक सिक्योरिटी मतलब देने में एक व्यक्ति विफल हो जाता है, तो उसकी इम्प्रिजमेंट जेल कटवाई जाएगी और रिग्रेस कटवाई जाएगी, मतलब उसे मजदूरों की तरह काम करवाया जाएगा। और सिंपल एज द कोर्ट और मजिस्ट्रेट इन ईच केस डायरेक्ट, या तो रिग्रेस भी हो सकती है, सिंपल भी हो सकती है, सेक्शन 128 या 129 के तहत जैसा भी मजिस्ट्रेट को उचित लगे, ठीक है। पर 127 में तो सोल डिस्क्रिप्शन है कि सिंपल ही होगी, लेकिन 128 और 129 में रिग्रेस भी हो सकती है और सिंपल भी हो सकती है, ठीक है। तो हम 127 के सामने, तो हम 127 के सामने लिख लेंगे, हम 127 के सामने लिख लेंगे सिंपल इम्प्रिजमेंट, ठीक है, सिंपल इम्प्रिजमेंट लिख लेंगे हम 127 के सामने, और हम सेक्शन 128 और 129 के सामने लिख लेंगे रिग्रेस भी, 128 और 129 के सामने लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, रिग्रेस भी और सिंपल भी, ठीक है। तो हम 128 के सामने लिख लेंगे रिग्रेस भी और सिंपल भी, ठीक है। और सेम हम लिख लेंगे 129 के सामने भी रिग्रेस भी और सिंपल भी, ठीक है। तो ये हमारा हुआ सेक्शन 141 जो कि बहुत बड़ा प्रोविजन था, जिसमें सब सेक्शन पूरे 8 थे, तो हमने सारे के सारे पढ़े। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 142। अब 142 तो और भी बहुत बड़ा है, अब 142 को हम कल पढ़ेंगे, आज मेरे अंदर थोड़ी एनर्जी कम है तो हम इसको कल पढ़ेंगे, मैं इसको कल के लिए छोड़ देता हूँ। अब हम अपना लास्ट प्रोविजन पढ़ेंगे 143, क्योंकि 142 थोड़ा लंबा है, उसमें 10 सब सेक्शन है, तो उसमें कम से कम 20 मिनट लग जाएगी, लेकिन 143 छोटा सा है, उसको हम अभी पढ़ लेंगे और 1 घंटे में अपनी क्लास खत्म हो जाएगी। तो कल जैसे कि मैं चैप्टर 10 से स्टार्ट करूँगा तो तुरंत पहले सेक्शन 142 पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो अब देखिए, अब पढ़ते हैं हम सेक्शन 143 जो कि बताता है सिक्योरिटी फॉर अनएक्सपायर्ड पीरियड ऑफ बॉन्ड। अब सेक्शन 143 का सब सेक्शन 1 पढ़ रहा हूं मैं। व्हेन अ पर्सन फॉर हुज अपीयरेंस अ समन्स और वारंट हैज बीन इशूड, तो एक व्यक्ति जिसकी हाजिरी के लिए या तो सम्मन काटे गए हैं या वारंट काटे गए हैं, ठीक है, अंडर द प्रोवाइजो टू सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 140। और कौन से सेक्शन और कौन से धारा के तहत एक व्यक्ति की हाजिरी के लिए सम्मन या वारंट काटे गए हैं, सेक्शन 140 के सब सेक्शन 3 के प्रोवाइजो के तहत, ठीक है। और अंडर सब सेक्शन 10 ऑफ सेक्शन 142 या 142 के सब सेक्शन 10 के विरुद्ध एक व्यक्ति की हाजिरी के लिए सम्मन या वारंट काटे गए। देखिए, अपीयर्स और इज ब्रॉट बिफोर द मजिस्ट्रेट, या तो सम्मन देता है, सम्मन काटे गए थे तो वो व्यक्ति अपीयर होता था, हाजिरी देता है, या वारंट काटे गए थे तो उस व्यक्ति को लाया जाता है कोर्ट के सामने। अब देखिए, द मजिस्ट्रेट और कोर्ट, या मजिस्ट्रेट साहब के सामने लाया जाता है, कोर्ट के सामने मतलब कोर्ट ऑफ सेशन या मजिस्ट्रेट साहब के सामने। तो देखिए, द मजिस्ट्रेट और कोर्ट शैल कैंसिल द बॉन्ड और बेल बॉन्ड एग्जीक्यूटेड बाय सच पर्सन। तो मजिस्ट्रेट साहब अब कैंसिल कर देंगे, मतलब रद्द कर देंगे जो बॉन्ड या बेल बॉन्ड उस व्यक्ति ने एग्जीक्यूट किया था। एंड शैल ऑर्डर सच पर्सन टू गिव फॉर द अनएक्सपायर्ड पोर्शन ऑफ द टर्म ऑफ सच बॉन्ड फ्रेश सिक्योरिटी। और मजिस्ट्रेट या कोर्ट अब उस व्यक्ति को बोलेंगे कि तुम अब एक फ्रेश सिक्योरिटी दो, ठीक है, ऑफ द सेम डिस्क्रिप्शन एज द ओरिजिनल सिक्योरिटी, और जैसे कि हमने ओरिजिनल सिक्योरिटी देने के लिए बोला था और उतने टाइम के लिए ही तुम अब फ्रेश सिक्योरिटी दो, ठीक है। अब देखिए, अब सेक्शन 143 का सब सेक्शन 2, एवरी सच ऑर्डर शैल फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 139 टू 142। अब हर ऑर्डर जो कि सेक्शन 143 के सब सेक्शन 1 में मेड होगा, तो यही बता रखा है फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 139 टू 142। तो किन प्रावधानों के मतलब के लिए, सेक्शन 139 टू सेक्शन 142 के मतलब के लिए, बोथ इंक्लूड बी डीम्ड टू बी एन ऑर्डर मेड अंडर सेक्शन 125 और सेक्शन
136 एज द केस में भी। तो अब जो भी ऑर्डर एवरेज हैज ऑर्डर शैल फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 139 टू 142, तो जो भी ऑर्डर सेक्शन 143 के सब सेक्शन 1 में मेड होगा कि एक व्यक्ति को सम्मन या वारंट काट कर बुलाया जाता है, और सम्मन और वारंट उसको किसके तहत बुलाया जाता है, किसके तहत इशू होता है, सेक्शन 140 के सब सेक्शन 3 के प्रोवाइजो के तहत या फिर सेक्शन 142 के सब सेक्शन 10 के तहत, ठीक है। तो उस व्यक्ति को बोला जाता है कि तुम अब तुम्हारी जो सिक्योरिटी थी वो तो चली गई है, उसने वो तुम्हारी सिक्योरिटी नहीं बना रह सकती, तुम अब फ्रेश सिक्योरिटी दो और उतने पीरियड के लिए दो जो कि तुम्हारी ओरिजिनल सिक्योरिटी की डिस्क्रिप्शन थी, ठीक है। तो अब सब सेक्शन 2 में यही कह रहा है 143 के कि एवरी सच ऑर्डर शैल फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 139 टू 142, तो जो हर एक ऑर्डर जो सेक्शन 143 के सब सेक्शन 1 में मेड होगा और किन प्रावधानों के तहत वो मेड हो रहा है, सेक्शन 139, 140, 141 और 142 के तहत, ठीक है। बी डीम टू एन ऑर्डर मेड अंडर सेक्शन 125 और 136, तो मान लेना ये ऑर्डर 143 सब सेक्शन 1 का जो ऑर्डर है, ये ऑर्डर 125 और 136 का भी ऑर्डर है, ठीक है, एज द केस में भी जैसा भी मुकदमा हो, ठीक है। तो हम सेक्शन 143 के साइड में लिख लेंगे दिस ऑर्डर इज डीम्ड ऑर्डर, दिस ऑर्डर इज डीम्ड ऑर्डर, ठीक है, अंडर सेक्शन 125, ठीक है, और सेक्शन 136, ठीक है। हम ये लिख लेंगे सेक्शन 143 के सामने, और हमारी अब सेक्शन 143 पूरा हुआ, जिसके तहत मैंने आपको आज पढ़ा दिया है कौन कौन से हमने प्रोविजंस पढ़ लिए हैं। हमने आज प्रोविजंस पढ़ लिए हैं सेक्शन 135 से लेके 143 के हमने प्रोविजंस पढ़ लिए हैं, और बीच में हमारा 142 प्रोविजन रह गया था जिसमें 10 सब सेक्शन थे। तो हम अब हम सेक्शन 142 को कल पढ़ेंगे, और हम कल से सीधा चैप्टर 10 के प्रावधान स्टार्ट कर देंगे पढ़ना, ठीक है। तो आज वाली क्लास में मैंने आपको पढ़ाए हैं सेक्शन 135 टू सेक्शन 143, ठीक है, और कल वाली क्लास में हम चैप्टर 10 स्टार्ट कर देंगे, और जो हमारा बचा है प्रावधान 142 वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं खत्म होती है। तो इतने के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।